देखिए यहाँ हम लोग अब बात करने जा रहे हैं इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन की, ठीक है। तो 2 जीन का जो इनहेरिटेंस है उसके ऊपर थोड़ी चर्चा करेंगे हम लोग कि कैसे हमारे जो 2 जीन्स हैं उनमें इनहेरिटेंस होता है। तो एक बार थोड़ा सा आपको यहाँ पे समझा देते हैं 2 जीन का मतलब क्या है। देखिए मेंडल ने एक क्रॉस कराया और वो क्रॉस जो कराया वो कराया उन्होंने राउंड येलो और रिंकल्ड ग्रीन के बीच में। इसमें देखिए 2 कैरेक्टर है। सीड, ये क्या है, राउंड क्या है, राउंड हो गया सीड शेप, ठीक है, ठीक है, सीड शेप। और येलो क्या हो गया, सीड कलर, ठीक। तो सीड शेप और सीड कलर 2 कैरेक्टर्स को लेके क्रॉस हो रहा है। तो अगर 2 कैरेक्टर को लेके इनहेरिटेंस उसका पैटर्न देखा जा रहा है तो इस तरीके का पैटर्न कहलाता है डाइहाइब्रिड क्रॉस। इस तरीके का क्रॉस क्या कहलाता है, डाइहाइब्रिड। इससे पहले जो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था वो था मोनोहाइब्रिड क्रॉस। उसमें एक कैरेक्टर लिया था टॉलनेस का, टॉल और डॉफ के बीच क्रॉस कराया था। तो यहां राउंड के लिए हम जीन बनाते हैं कैपिटल आर क्योंकि ये डोमिनेंट है, और इसका रिसेसिव क्या आएगा, स्मॉल आर, ठीक है। एक जीन में 2 एलील कर दिया, ध्यान से देखते रहिएगा। येलो के लिए कैपिटल वाई लिख लेते हैं और इसका स्मॉल कर देंगे स्मॉल वाई, ये ग्रीन के लिए हो जाएगा। इनके जो गैमीट्स बनेंगे, तो क्रॉस करने के लिए सबसे पहले हमें गैमीट्स बनाना होंगे। तो अब जो गैमीट्स बनेंगे वो क्या होंगे, कैपिटल आर और कैपिटल वाई, एक एक उठा लो तो गैमीट बन गया। ऐसे ही इधर गैमीट बनाएंगे तो स्मॉल आर और स्मॉल वाई, एक एक उठा लिया, इधर गैमीट बन गया। इन दोनों को मिला देंगे यानी क्रॉस हो गया। गैमीट्स के मिलने से ही जाइगोट बनेगा, और जाइगोट कैसा होगा, कैपिटल आर स्मॉल आर एक साथ लिख लेंगे, कैपिटल वाई स्मॉल वाई एक साथ लिख लेंगे, ठीक है। वाई वाले एक साथ, आर वाले एक साथ। ये जो पौधे बनेंगे इस जनरेशन कह देंगे F1 जनरेशन। क्लियर हो गई बात। तो ये हो गई हमारी F1 जनरेशन। अब ये लॉ ऑफ डोमिनेंस की बात आएगी। यहाँ क्या बात आ रही है, लॉ ऑफ डोमिनेंस की बात आएगी। यहां देखिए आप, इसका कैरेक्टर क्या आएगा, ये क्या आएगा, राउंड, और ये क्या आ जाएगा, येलो। तो राउंड येलो हमारा क्या आ गया, यहां कैरेक्टर आ गया। यानी राउंड येलो और रिंकल्ड ग्रीन के बीच क्रॉस कराएंगे तो F1 जनरेशन में सिर्फ डोमिनेंट कैरेक्टर आपको शो हो रहा है जो कि कैसा है, राउंड येलो टाइप का है। क्लियर है ये बात, यस सर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं आई। चल अब हम लोग आगे चलते हैं, F2 जनरेशन बनाना है हमें। तो F2 जनरेशन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, पुनेट स्क्वायर का यूज करेंगे। पहले तो गैमेट्स बना ले। F2 जनरेशन कैसे बनती है, हम F1 जनरेशन के ही 2 प्लांट्स लेंगे और इनके बीच क्रॉस कराएंगे तो F2 जनरेशन आ जाएगी। F1 के 2 प्लांट मतलब कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, और इसी से ही करा देंगे क्रॉस, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इसे क्या कहते हैं हम, सेल्फिंग कहते हैं। इसे क्या कह देंगे बेटा, सेल्फिंग कह देंगे, ठीक। अब इसके लिए क्या हुआ, ये जो गैमीट बनेंगे हम, इसके गैमीट कैसे बनाते हैं, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई के गैमीट्स कैसे बनाते हैं, ये है बड़ी समस्या। तो गैमीट बनाने के लिए क्या करते हैं हम, पहले कैपिटल आर को लेते हैं। ध्यान से देखिएगा, पहले हमने कैपिटल आर लिया और इसके साथ में वाई को एक एक बार लिख लिया। स्मॉल कैपिटल वाई पहले लिख लिया, फिर एक बार कैपिटल आर लिया और स्मॉल वाई एक बार लिख लिया। क्लियर हो गई बात। अब हम कहें कि गैमीट बनाना है दूसरा, तो दूसरा गैमीट कैसे बनेगा, तो दूसरा गैमीट बनाने के लिए हमारे पास स्मॉल आर लेंगे और स्मॉल वाई को एक एक बार लिख लेंगे, कैपिटल वाई, स्मॉल आर को कैपिटल वाई और स्मॉल आर को स्मॉल वाई के साथ फिर एक बार लिख। गैमीट बनने का तरीका समझ में आ गया। यानी इधर वाले के एक बार इसको उठाइए और दोनों के साथ में एक बार लिख दीजिए, और फिर इस वाले को उठाइए और दोनों के साथ में एक साथ लिख दीजिए, तो गैमीट्स बन जाते हैं। देखिए हम तरीका सिखा रहे हैं, परेशान मत होइएगा, क्योंकि ये रिवीजन तक तो क्लास है, लेकिन कुछ लोग ये भी नहीं जानते हैं, तो तरीका सीख लीजिए, ठीक। ये गैमीट बन गया। क्लियर हो गई बात इसमें। अब हम क्या करते हैं, ऐसे गैमीट उधर होंगे तो हम क्या करें, पुनेट स्क्वायर चला लेते हैं इसका। पुनेट स्क्वायर मेथड में क्या करते हैं, हम गैमीट्स को उठा के रखते हैं और क्रॉस बनाते हैं, ठीक है। ये इस तरीके से तो करते हैं, गैमीट इधर उठा लिया हमने, ये मेल के बना दिया, और इसी तरह से फीमेल गैमीट बना देंगे। सेम गैमीट इधर भी होंगे, फीमेल गैमीट कैपिटल आर कैपिटल वाई, अगला कैपिटल आर स्मॉल वाई, अगला
कैपिटल आर, सॉरी स्मॉल आर, कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई। ठीक है, समझ में आ गई बात या नहीं? तो ये इस तरीके से हम यहाँ पे गैमेट्स बना लिए। अब हम इसको क्रॉस करके देख लेते हैं एक बार, यानी इसका एक साथ करेंगे तो कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, यहाँ क्या आ जाएगा कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यहाँ क्या आ जाएगा कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यहाँ क्या आ जाएगा कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई। ठीक है, इस तरह से हम ये पूरा बना लेंगे। कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर यहाँ स्मॉल आर कैपिटल वाई, यहाँ क्या हो जाएगा स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, यहाँ क्या हो जाएगा कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यहाँ कैपिटल आर स्मॉल वाई, यहाँ स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यहाँ स्मॉल आर स्मॉल वाई। क्लियर है ये? ठीक, कैरेक्टर्स देख लिए। ये हो जाएगा राउंड येलो, ये भी हो जाएगा, इसमें येलो है उसमें येलो कर, ये भी येलो ये भी येलो ये भी येलो, और राउंड के लिए तो आर, तो राउंड येलो, ये भी राउंड येलो हो जाएगा, ये भी राउंड येलो हो जाएगा, ये राउंड, ये कैसा हो जाएगा राउंड ग्रीन, राउंड ग्रीन, ये कैसा हो जाएगा राउंड येलो, ये कैसा होगा राउंड ग्रीन। ठीक है, ये भी राउंड येलो, तो येलो वाले में येलो करते चले जाना। ठीक, देखिए ये कैसा होगा राउंड येलो, ये भी राउंड येलो, ये भी राउंड येलो, ये भी राउंड येलो। ठीक, अब सारे ग्रीन वाले पहले लिख लेते हैं। ग्रीन वाले कहाँ होंगे? ये आ गया ग्रीन, जिसमें स्मॉल वाई होगा वो ग्रीन, स्मॉल वाई है तो वो राउंड ग्रीन। ठीक, अब आ जाएगा कौन सा? येलो, रिंकल्ड येलो को हम लिख लेते हैं, पर्पल सेट करते हैं, रिंकल्ड येलो। क्लियर हो गई बात? ये आ गया सर रिंकल्ड ग्रीन, एक आया और ये आ गया रिंकल्ड ग्रीन। ठीक है, क्लियर हो गई बात? यस सर, क्लियर है। अब हमें इसमें देखें तो हमें ये बात देखना पड़ेगी कि राउंड येलो वाले कितने हैं, राउंड ग्रीन वाले कितने हैं, रिंकल्ड येलो कितने हैं, रिंकल्ड ग्रीन कितने हैं। अगर आप गौर से देखें तो हमने ये क्रॉस जो शुरू किया था F1 जनरेशन में जब ये क्रॉस शुरू किया था तो हमने किसके किसके बीच क्रॉस किया था? राउंड येलो और रिंकल्ड ग्रीन के बीच में क्रॉस किया था। ठीक, यहीं से शुरू किया है। मेन हमारे पेरेंट तो यही थे ना, पेरेंट तो हमारे यही वाले थे, फिर इनसे ये बने इनके गैमीट, और ये बन गई F1 जनरेशन, और ये नेक्स्ट पेज के ऊपर हमने क्या बना ली? ये F2 जनरेशन बना ली। ठीक, अब इसमें हमारे अगर फिनोटाइप की बात करी जाए, फिनोटाइप यानी दृश्य रूप या जो दिख रहा है वो, हमने कहा राउंड येलो कितने थे? अगर आप गिनिए इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक मिनट, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 9, 9 हो गए, 9 हो गए राउंड येलो। और दूसरा हमारा क्या था? रिंकल्ड ग्रीन था, रिंकल्ड ग्रीन था। ये कितने बना? एक ही बना रिंकल्ड ग्रीन। आप ध्यान से देखिए तो एक ही बना, लेकिन हमने शुरू किया था कितने से? 2 कैरेक्टर लेके करा था, राउंड येलो रिंकल्ड ग्रीन के बीच में। लेकिन आप अगर देखें ध्यान से तो रिंकल्ड येलो और राउंड ग्रीन दोनों मिल रहे हैं, या ये 2 और नए कैरेक्टर मिल रहे हैं। तो राउंड ग्रीन और रिंकल्ड येलो ये भी मिल रहे हैं। ये 2 नए कैरेक्टर मिल रहे हैं जो 3 और 3 मिल रहे हैं। आप देख लीजिए, 1 2 3 ये मिल गए, और 1 2 3 ये मिल गए, 3 3 ये मिल रहे हैं। इसी तरह से हमने इसीलिए कलर्स अलग अलग कर दिए कि आपको साफ साफ दिखता रहे। अब हमारा रेशियो क्या आ जाएगा? 9:3:3:1 आ जाएगा। यही आ जाएगा। ये कौन सा रेशियो है? फिनोटाइप रेशियो है। 9:3:3:1 ये हमारा फिनोटाइप रेशियो।
अगर आप इसके जीनोटाइप देखें तो ये जीनोटाइप एक अलग टाइप का है, ये जीनोटाइप अलग टाइप का है, ये जीनोटाइप अलग टाइप का है, ये जीनोटाइप अलग टाइप का है, सारे जीनोटाइप अलग अलग है। समझ में आ रही बात? लेकिन कलर कलर सब में राउंड येलो राउंड येलो राउंड येलो राउंड येलो, लेकिन अगर इनके जीनोटाइप देखें तो अलग अलग है। तो जीनोटाइप अलग है और कैरेक्टर उसमें एक ही सा है। तो अब हम इसका जीनोटाइप रेशियो अगर बात करें तो जीनोटाइप रेशियो क्या होगा, आगे देख लेते हैं। जीनोटाइप रेशियो, जीनोटाइप कौन कौन से होंगे सबसे पहले तो ये देखना है, ध्यान से देखिएगा। कैपिटल आर कैपिटल वाई एक बार लिख लिया, फिर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, पीछे से हमने एक छोटा कर दिया, फिर कैपिटल आर स्मॉल वाई एक और छोटा कर दिया, यानी ये सेट बन गया कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। ठीक, अब हम एक आर को छोटा कर लेते हैं, कैपिटल आर स्मॉल आर कर लेते हैं, फिर ये सेट पूरा चला दो, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई। ठीक, अब तीसरी बार हम फिर से करते हैं, एक बार फिर आर को हम और छोटा करते हैं, तो स्मॉल आर दोनों हमने क्या कर लिए, स्मॉल कर लिए। अब फिर यही पूरा सेट कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई। क्लियर? अब गिनती पढ़ना आपको आती है, पहाड़ पढ़ना शुरू कर दीजिए। 101, 121, 242, 121, ये हमारा हो गया जीनोटाइप रेशियो। क्लियर? ये कितनी बार आएगा, ये आएगा एक बार, ये कितनी बार आएगा, ये आएगा दो बार, ये आएगा एक बार, ये आएगा दो बार, ये आएगा चार बार, ये आएगा दो बार, ये आएगा एक बार, इस तरीके से ये। क्लियर हो गया? जीनोटाइप रेशियो समझ में आ गया, फिनोटाइप रेशियो समझ में आ गया, डाई हाइब्रिड क्रॉस समझ में आ गया। यही इनहेरिटेंस है दो जीन का, एक बार आपको एनसीईआरटी से पढ़ के बता देते हैं। इन्होंने देखिए ये सारी बातें करी हैं, रिकर्ड ये सारी बातें करी हैं, यही सारी बातें यहाँ होती चली गई। अब हमें कुछ नहीं करना है। 3/4 F2 प्लांट में और ये सारे 1/4 ग्रीन हो गए, ये सारी बातें हो गई। यहाँ देखिए राउंड येलो और रिंकल्ड ग्रीन के बीच क्रॉस कराया, राउंड येलो और रिंकल्ड ग्रीन के बीच में क्रॉस कराया, गैमीट्स बने ये, और F1 जनरेशन इस तरीके से आ गई। फिर इसकी हमने करा दी सेल्फिंग और F2 जनरेशन पुनेट स्क्वायर के हिसाब से ये हमारी आ गई। क्लियर है? ये हमारी F2 जनरेशन निकल के आ गई और इसका रेशियो यहाँ नीचे लिख दिया है 9:3:3:1, जो हम वहां लिख के आए। ठीक, अब आगे आते हैं। इससे हमें यह पता चलता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये क्या है? इस पूरे डाइहाइब्रिड क्रॉस से हमें मिला क्या? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट मिलता है। और वो क्या है इसको पढ़ लेते हैं, जरा यहां पे समझ लेते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है क्या। कहते हैं in the dihybrid cross, the phenotype round yellow wrinkled seed yellow round green and wrinkled green appeared in the ratio of this. Such a ratio was observed for several pair of characters that Mendel suited. यानी कि जितने भी मेंडल ने 7 कैरेक्टर लिए थे उनके जो पेयर बनाएंगे तभी भी यही रेशियो मिलेगा। आप उसकी चिंता मत करिएगा कि राउंड येलो रिंकल्ड ग्रीन पे ही ये मिले। हो सकता है राउंड के साथ में उसने टॉल ले लिया, राउंड टॉल और रिंकल डॉर्फ के बीच में क्रॉस करा देंगे तो भी यही मिलेगा। रेशियो 9:3:3:1 ही रहेगा और जीनोटाइप रेशियो भी सेम ही रहेगा, वो रेशियो डिफर नहीं करेगा। ये लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में आपको आगे पता चलेगा, अभी क्वेश्चन जब लगाएंगे। रेशियो ये है, इसमें 3 राउंड है, 1 रिंकल्ड है, 3 येलो है, 1 ग्रीन है। ठीक, 3 राउंड, 1 रिंकल्ड, 3 येलो, 1 ग्रीन, और 9 राउंड इस रेशियो में मिल रहा है। देखिए अगर इसका सिंपल रेशियो कर दें 9:3:3:1 कर दें तो ये कुछ इस तरीके से यहां आता है। ये ड्राइव करा जा सकता है, इसको इस तरीके से हम डराइव कर लेते हैं। ठीक, इसमें करा यह गया है कि 3 राउंड, 1 रिंकल्ड लिया गया, 1 ब्रैकेट में रखा गया, 3 येलो, 1 ग्रीन लिया गया, 1 ब्रैकेट में रखा, और इसका बीच में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, इसका इससे एक बार होएगा मल्टीप्लाई, फिर इसका इससे होएगा एक बार मल्टीप्लाई। अरे a प्लस b और a माइनस b ऐसे करते थे ना मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाता था a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, इस तरीके से आता था ना। वही सेम उसी तरीके का यहाँ पे क्रॉस इन्होंने करके बताया। फिर इसका एक बार इससे कराओगे, फिर इसका एक बार इससे कराओगे तो यही मिलेगा। मिल रहा है? देखिए 3 राउंड का
अगर 3 येलो से कराएंगे तो क्या होगा, 9 राउंड येलो हो गए। फिर 3 राउंड का एक ग्रीन से कराएंगे तो क्या आएगा, 3 रिंकल्ड हो गए और येलो आ गए। फिर 1 रिंकल्ड का येलो से कराएंगे तो 1 रिंकल्ड येलो यानी रिंकल्ड येलो हो गया। फिर 3 राउंड ग्रीन आ जाएंगे। इसका जब इससे कराएंगे तो 1 राउंड रिंकल्ड ग्रीन आ जाएगा। समझ में आई बात या नहीं? क्रॉस समझ पा रहे हो नहीं? a प्लस बी ए माइनस बी उस तरीके से हुआ है यहाँ पे। चलिए, तो इस तरीके की बात देखिए, मेंडल साहब है और आपकी एनसीईआरटी है, तो थोड़े बहुत तो उन्होंने मैथमेटिक्स की बात करी है। तो ये सारा डाई हाइब्रिड क्रॉस कहलाता है। मेंडल प्रपोज्ड द सेकेंड सेट ऑफ जनरलाइजेशन, ये जो सेकेंड सेट ऑफ जनरलाइजेशन है, दैट वी कॉल मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो ये सेकेंड सेट था जनरलाइजेशन का, जिसे हमने क्या कहा है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहा है। और ये लॉ स्टेट करता है दैट व्हेन टू पेयर, देखिए यहां से डायरेक्ट डेफिनेशन उठाएंगे, दिस लॉ स्टेट्स दैट व्हेन टू पेयर ऑफ ट्रेड्स आर कंबाइंड इन अ हाइब्रिड सेग्रीगेशन ऑफ वन पेयर ऑफ कैरेक्टर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर पेयर ऑफ कैरेक्टर, यानी एक पेयर दूसरे का इंडिपेंडेंट है। आप अगर ध्यान से यहां देखें जो अभी हमने आपको यहां करवाया है, अगर आप इसको देखें ध्यान से, तो हम लोगों ने जो बात यहां शुरू करी वो बात यहां से शुरू करी थी, राउंड येलो। ये एक जीन के 2 एलील्स थे, ये 2 एलील गैमीट के अंदर है और इससे हमारा ये बन गया एक जाइगोट, जो नया प्लांट बन गया, सीड बन जाएगा। और इसके बाद जब इसमें क्या हुई, सेल्फिंग हुई, तो सेल्फिंग में हमें यहां ये देखने को मिला ड्रामा पूरा, यानी कैपिटल आर कैपिटल वाई वाला ये आजाद है किससे, कि नहीं साहब कैपिटल आर कैपिटल वाई एक साथ नहीं रह सकते, जरूरी नहीं कैपिटल आर कैपिटल वाई एक साथ रहें। यहां अगर आप देखें तो कैपिटल आर और स्मॉल वाई भी एक साथ रहेंगे। यहां अगर आप देखें तो स्मॉल वाई कैपिटल आर भी एक साथ आ सकते हैं, और यहां स्मॉल आर स्मॉल वाई भी एक साथ आ सकते हैं, यानी कि कोई बाउंडेशन नहीं है, ये इंडिपेंडेंट है असॉर्ट होने के लिए, एक दूसरे के साथ साथ आने के लिए क्या है, ये इंडिपेंडेंट है। कौन, एलील्स, एक जीन के 2 एलील्स जो हैं ये इंडिपेंडेंट है एक दूसरे के साथ असॉर्ट होने के लिए। क्लियर है मेरी बात? यहां पे आपने देख भी लिया, ये इसके साथ अगर मिलेगा तो ये आएगा, ये इसके साथ मिलेगा तो ये आएगा, ये इसके साथ मिलेगा तो ये आएगा, ये इसके साथ अगर मिल गया तो ये आ जाएगा। समझ में आई बात या नहीं? तो ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की बात है। ठीक, यही बात यहां लिखी हुई है एनसीईआरटी में। The Punnett square can be effectively used to understand the independent segregation of 2 pair of genes during meiosis। ये कब होता है, मियोसिस के टाइम पे 2 पेयर का सेग्रीगेशन देखने को मिलता है। ठीक, 50% ऑफ गैमीट्स हैव जीन कैपिटल आर एंड अदर 50% स्मॉल आर में जाएंगे। कैपिटल आर स्मॉल आर अलग होगा तो 50% में जाएगा ये। ऐसे ही 50% में वाई और 50% में स्मॉल वाई रहेगा। यही सारी बातें इसमें लिखी हुई हैं। इस तरीके से 4 टाइप के गैमीट्स बन जाते हैं, जो हमने आपको पूरा बता दिया है। कह रहे हैं कैन यू यूजिंग पुनेट स्क्वायर वर्क आउट जीनोटिपिक रेशियो। जीनोटिपिक रेशियो आप बना सकते हो, जीनोटाइप फाउंड इन F2 जनरेशन। अभी तो बनाया, क्या बनाया था, 121 242 121, यही तो बनाया था। और इसका आप एक्सप्रेशन दे सकते हो, इसका फिनोटाइप क्या क्या आ जाएगा। 121 कैसा था, कैपिटल आर कैपिटल वाई टाइप का था। इसमें एक क्या आएगा इसका फिनोटाइप, राउंड येलो। ऐसे ही अगर ये वाला है तो ये क्या था, कैपिटल आर स्मॉल वाई टाइप का था। इसका क्या आ जाएगा, राउंड येलो। तो ये पूरी टेबल आप बना सकते हो। बताओ, जीनोटाइप से फिनोटाइप का एक्सप्रेशन कर सकते हो, बहुत इजी है। ऐसे ही क्वेश्चन सीबीएसई में आते हैं। सीबीएसई में क्योंकि एनसीईआरटी बेस्ड आता है, तो एनसीईआरटी में ऐसे क्वेश्चन हैं तो ये पूछ भी सकते हैं, इसलिए बता। इसके बाद भाई साहब ये डायहाइब्रिड क्रॉस हमारा हो गया। इसके बाद भाई साहब क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस है। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस क्या है? देखिए, अब तक हम लोग ये बात करते रहे कि हमारी एक सेल होती है, सेल के अंदर क्रोमोसोम होते हैं, क्रोमोसोम में कोई जीन होता है और उस जीन का इनहेरिटेंस होता है। ये बात करते रहे, यही बात तो करी हमने। लेकिन क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ये कहती है कि साहब आपके जो जीन है ना, वो बिल्कुल क्रोमोसोम के जैसे ही है। मतलब आपने, जैसे कि हमने आपको पिछले वीडियो में ये बताया भी है कि जीन्स कहां प्रेजेंट हैं, जीन प्रेजेंट हैं क्रोमोसोम के ऊपर, और एक जीन जो बनता है वो होमोलॉगस क्रोमोसोम से मिलकर बन रहा है।
यानी कि एक के ऊपर कैपिटल टी होगा, दूसरे के ऊपर स्मॉल टी होगा, होमोलॉगस क्रोमोसोम होंगे, तो ये एक जीन बन जाएगा। अच्छा अगर आप देखें जीन, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जब गैमीट का फॉर्मेशन होता है, जब गैमीट का फॉर्मेशन होता है तो क्या होता है, यहाँ एक क्रोमोसोम चला गया एक गैमीट में और दूसरा क्रोमोसोम चला गया दूसरे गैमीट में। जैसे जीन आधे आधे बट रहे हैं ऐसे क्रोमोसोम भी तो आधे आधे बट रहे हैं। तो सटन और बॉवेरी, मटन बॉवेरी नहीं, सटन और बॉवेरी ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने हमारा एक सिनेरियो बदल दिया। कह रहे साहब क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस की थ्योरी क्रोमोसोम के बेसिस पे दी इन्होंने। लेकिन जो बात करी है उससे पहले हम आपको यह बता दें कि मेंडल ने पब्लिश किया था अपना वर्क ऑफ इनहेरिटेंस कब, 1865 में। बट for the several reasons remain unrecognized till 1900। 1900 तक रिकॉग्नाइज ही नहीं करा लोगों ने। 1865 में पब्लिश कर दिया, पेपर में छपा के लोगों तक भेज दिया कि भैया पढ़ो देखो हमने नई रिसर्च करी है। लेकिन कुछ ऐसे रीजंस थे जिनकी वजह से ऐसा नहीं हो पाया, नोटिस नहीं कर पाए लोग। ठीक है, हाँ उस टाइम डार्विन की थ्योरी थी, इसमें मैथमेटिक्स का यूज था और भी बहुत सारी बातें थी। ये जो जिस जनरल में इन्होंने छपवाया था वो जनरल बड़ा बेकार था, वो कुछ ही दूर तक जाता था, ज्यादा लिमिटेड अमाउंट में ही उसकी कॉपीज छपती थी, कम दूरी तय करता था और ज्यादा देशों में नहीं जाता था, इसलिए लोग पढ़ ही नहीं पाए। 1900 सन जब आया तब पहली बार फर्स्टली कम्युनिकेशन वॉज, अब इसके जो रीजन थे, रीजन के बारे में बात कर रहे हैं कि क्यों रिकॉग्नाइज नहीं किया गया। पहला रीजन ये था कम्युनिकेशन वॉज नॉट इजी, यानी कि वो आसानी से इधर से उधर जा नहीं पा रहा था इन दोज डेज, एंड हिज वर्क कुड नॉट बी वाइडली पब्लिश्ड, और इतना बड़ा तरीके से उन्होंने पब्लिश नहीं किया। दूसरा रीजन ये था कि हिज कंसेप्ट ऑफ जीन एज फैक्टर इन द मेंडल वर्ल्ड एज स्टेबल एंड डिस्क्रीट यूनिट that controlled the expression of traits of the pair of allele which do not blend with each other was not accepted by the contemporaries as an explanation for the apparently continuous variation seen in the nature। मतलब जो जीन की बात इन्होंने करी कि जीन की वजह से ही हमारे कैरेक्टर्स आते हैं और उसी की वजह से चेंजेस आते हैं, वेरिएशन आते हैं, लोगों ने कहा क्या बकवास कर रहे हैं, जीन नाम की कोई चीज ही नहीं होती है। ठीक है, दूसरी बात ये लोगों ने नहीं मानी। तीसरी बात ये थी कि मेंडल अप्रोच वाज यूजिंग मैथमेटिक्स, इन्होंने मैथमेटिक्स का यूज कर दिया, वाज टोटली न्यू, ये बिल्कुल नई बात थी और अनएक्सेप्टेबल थी कि भाई सब बायो में कौन मैथमेटिक्स लगा सकता है, इसलिए ये नहीं हुआ। और जो चौथी बात और फाइनल बात थी कि मेंडल वर्क सजेस्ट दैट फैक्टर्स वर डिस्क्रीट यूनिट कुड नॉट प्रोवाइड एनी फिजिकल प्रूफ ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ फैक्टर। उन्होंने कहा जो फैक्टर है वो डिस्क्रीट यूनिट होती हैं, यानी अलग अलग रहते हैं उसके अंदर, इसका कोई फिजिकल प्रूफ ही नहीं था। भाई उस टाइम माइक्रोस्कोप बनी नहीं थी, इतनी आसानी से जीन देखा नहीं जा सकता था, और ये जीन को अब पता कर पाए हैं कि भाई जीन है, उसके अंदर डीएनए, ये मॉलिक्यूलर तक तो लोग पहुंच ही नहीं पाए थे, इसलिए वो लोगों ने माना ही नहीं। इसलिए बेचारे मेंडल जो थे वो 1865 में अपना पूरा पब्लिकेशन करके भी 1900 तक वो बेचारे 84 में तो मर गए, 84 में तो खत्म ही हो गए, और 19 तक तो लोगों ने 1900 तक तो लोगों ने देखा भी नहीं। 84 यानी मरने के 16 साल बाद 3 महान लोग आते हैं। ठीक है, उन 3 लोगों के नाम यहाँ हम आपको शो कर रहे हैं और आपको याद करना है। 16 साल बाद 84, 84 में मरे, 16 से 1900 में 3 महान साइंटिस्ट ह्यूगो डी व्रीज, कार्ल कोरेंस और एरिक वॉन शर्मैक, ये 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने इंडिपेंडेंटली रीडिस्कवर करे मेंडल के रिजल्ट्स। दोबारा रिसर्च हुई अलग अलग जगहों पे और इन्होंने इंडिपेंडेंटली यानी किसी का सहारा नहीं लिया, अपने अपने पर्सनल रिजल्ट्स फिर से रीडिस्कवर कर दिए लॉ, और उसको फाइनल प्रूफ दे दिया मेंडल के लॉज का। और बाय दिस टाइम ड्यू टू एडवांसमेंट ऑफ माइक्रोस्कोपी, माइक्रोस्कोप आ चुकी थी और एडवांस तरीके की थी, वर टेकिंग प्लेस, साइंटिस्ट वर एबल टू केयरफुली ऑब्जर्व सेल डिवीजन। उन्होंने सेल डिवीजन को भी देखा और देखा कि भाई हाँ एक सेल डिवाइड जब होती है तो उसके क्रोमोसोम किस तरीके से अलग अलग जाते हैं, और भाई साहब यहीं से दिस लीड टू द डिस्कवरी ऑफ स्ट्रक्चर
in the nucleus that appear to be double and divide just before cell division। एक ऐसा स्ट्रक्चर न्यूक्लियस के अंदर होता है जो डबल हो जाता है, और डबल होने के बाद जब सेल डिवाइड होती है तो वो भी आधा आधा हो जाता है। These were called chromosomes। क्रोमोसोम्स को कहते हैं, क्रोमा मीन्स कलर और सोमा मीन्स बॉडी, कलर बॉडीज, एज दे वर विजुअलाइज्ड बाय स्टेरिंग, क्योंकि उनको कलर करके हम देखते थे इसलिए इनका नाम रख दिया गया क्रोमोसोम्स। तो अब यहां से क्रोमोसोम की डिस्कवरी हो जाती है और 1902 में हमारे क्रोमोसोम्स का जो मूवमेंट है ड्यूरिंग मियोसिस हैव बीन वर्कड आउट। ये वर्क पता चल गया था कि मियोसिस के टाइम पे क्रोमोसोम्स का मूवमेंट कैसा होता है, क्रोमोसोम एक सेल से दूसरे सेल में कैसे जाएंगे। जैसा कि अभी हमने आपको बताया होमोलॉगस क्रोमोसोम अलग अलग हो जा रहे हैं, ये 1902 में पता चल गया था। अब हमारे जो साइंटिस्ट थे उनके नाम आ जाते हैं यहाँ पे। वो साइंटिस्ट का जो नाम है वो है वॉल्टर सटन और थियोडोर बॉवेरी। इन्होंने नोटिस करा दैट द बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम वाज पैरेलल टू द बिहेवियर ऑफ जीन, यानी क्रोमोसोम का जो बिहेवियर है वो बिल्कुल जीन के जैसा है, पैरेललिज्म इन्होंने दे दी। एंड यूज क्रोमोसोम मूवमेंट, और उन्होंने क्रोमोसोम के मूवमेंट को यूज किया टू एक्सप्लेन मेंडल्स लॉ, कि मेंडल के जो लॉ हैं उन्होंने क्रोमोसोम के बेसिस पे एक्सप्लेन कर डाले। ठीक, रिकॉल दैट यू हैव स्टडीड बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग मियोसिस। आपने मियोसिस में और माइटोसिस में देखा है क्रोमोसोम का मूवमेंट। अगर क्रोमोसोम 2 होते हैं तो माइटोसिस होती है तो ये एक इधर, दोनों इधर चले जाते हैं और इधर भी आ जाते हैं। लेकिन अगर मियोसिस होती है तो पहले क्या होता है, ये आधे आधे होते हैं सेल में, ठीक है, फिर इसके सेम नंबर रहते हैं। इस तरह से आपका एक गैमीट बनता है। ठीक है, याद आया सेल साइकिल, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ये सारी चीजें आपने देखी। अब वही रिकॉल अगर आपने कर लिया है तो बस The two alleles of gene pair are located on homologous chromosome site। हम आपको पहले बता चुके हैं कि homologous chromosome के ऊपर दोनों एलील होते हैं, कैपिटल T स्मॉल t। यहाँ एक एग्जांपल के तौर पे इन्होंने मेंडल का सेकंड लॉ बताया, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। देखिए इन्होंने देखिए आपका जो सेल साइकिल होता है, सेल साइकिल का 95% तो टाइम तैयार होने में खत्म हो जाता है, G1 S G2, फिर आती है प्रोफेज, फिर आती है मेटाफेज, फिर आती है एनाफेज, और फिर आती है टेलोफेज, और फिर साइटोकाइनेसिस होती है। इस तरह से एक सेल से 2 सेल बन जाती हैं। अगर आपने सेल साइकिल सेल डिवीजन नहीं देखा है तो हमारे चैनल के ऊपर आप जाके देख सकते हैं। 11th क्लास में सेल साइकिल सेल डिवीजन चैप्टर में हमने मियोसिस और माइटोसिस पूरा एक्सप्लेन किया। फिलहाल हमने यहाँ पे आपको ये एक छोटा सा रिव्यू दे दिया। अब हम लोग जो बात करने जा रहे हैं इसमें क्या बात करेंगे, एक देखिए G1 फेज में जो क्रोमोसोम होते हैं, हमने यहाँ 2 क्रोमोसोम के पेयर लिए। एक पेयर तो ये येलो और ऑरेंज वाला है, और दूसरा पेयर ये है रेड और ग्रीन वाला। ये दोनों होमोलॉगस क्रोमोसोम हैं। ये इस एक दोनों के होमोलॉगस और ये दोनों एक दूसरे के होमोलॉगस हैं। क्लियर हो रही है बात? इसके बाद सेल डिवीजन में जब G2 फेज आती है तो देखिए G1 फिर S और फिर G2 आती है, और S फेज में हमने आपको बताया था क्या हो चुका है, डीएनए का रेप्लिकेशन हो चुका है। अब जब डीएनए का रेप्लिकेशन हो जाता है यानी डीएनए डबल हो चुका है तो इसमें 2 स्ट्रैंड आपको दिखने लगे, दिख रहा है? इस तरह से डीएनए का रेप्लिकेशन हो गया G2 फेज में, S के बाद G2 आ गई, 2 स्ट्रैंड दिख रहे हैं। फिर मियोसिस फर्स्ट की एनाफेज आती है। एनाफेज में क्या होता है, देखिए प्रोफेज में सारे के सारे क्रोमोसोम विजिबल हो जाते हैं, मेटाफेज में सारे के सारे क्रोमोसोम बीच में चले जाते हैं, एनाफेज में क्रोमोसोम अपोजिट पोल्स की तरफ जाते हैं। तो आप यहां देखिए ये स्पिंडल फाइबर लगा हुआ है, क्या है, स्पिंडल फाइबर है, और स्पिंडल फाइबर से इस पोल की तरफ ये पेयर खींच रहा है और इस पोल की तरफ ये पेयर जा रहा है, दिख रहा है? अगर यहां 23 पेयर होता तो 23 पेयर ऊपर और 23 पेयर नीचे हो जाते, क्योंकि मियोसिस हो रही है। मियोसिस में ये कैसा होता है, रिडक्शन डिवीजन, आधे आधे ऊपर नीचे चले जाएंगे। क्लियर? फिर मियोसिस सेकंड की जो एनाफेज आती है, जब ये वाला पेयर ऊपर पहुंच गया तो सिर्फ यही वाला तो यहां दिखेगा, ऐसे ये वाला पेयर जब नीचे पहुंच जाएगा तो सिर्फ यही वाला दिखेगा। क्लियर हो गई बात? ये 2 सेल बन चुकी हैं और बीच से यहां इनका डिवीजन हो गया है। अब इस सेल में भी सेम काम शुरू होगा, और एनाफेज आते आते यहां पे जरा देखिए, यहां क्रोमोसोम के नंबर हाफ हुए थे, यहां क्रोमोसोम के नंबर हाफ नहीं होंगे, सेम क्रोमोसोम रहेगा, उसके बीच में क्रोमैटिड्स टूटेंगे। सेम क्रोमोसोम रहा, उसके क्रोमैटिड्स टूट गए, और यहां देखिए ये सेम नंबर नई सेल के अंदर चला गया।
क्लियर हो गई बात या नहीं? यस सर। ये जर्म सेल यानी गैमीट्स बन गया तुम्हारे, ठीक है। यहां 2n कंडीशन थी, 2n 2n, और यहां क्या हो गई, n कंडीशन आ गई, और ये भी सारी n कंडीशन, हैप्लॉइड हो गए क्रोमोसोम। समझ में आया? यस सर। यानी क्रोमोसोम सेग्रीगेट हो रहे हैं, अलग अलग हो रहे हैं। देखिए क्रोमोसोम, अगर इसके ऊपर, ये तो बात समझ में आ गई, स्क्रीनशॉट ले लो। आगे अब हम देखते हैं, अगर हम इसको, एक फोटो ले लो इसका, एक फोटो ले लो, तब तुम्हें समझ में आएगा आगे, अभी हम समझाने जा रहे हैं इसको। अब अगर हम इसको ध्यान से देखें, अगर हम कहते हैं इसके ऊपर एक जीन है यहां पे राउंड, और यहां येलो, सॉरी, इसका राउंड यहां होएगा और इसका स्मॉल वाला यहां हो जाएगा, स्मॉल आर यहां हो गया, और यहां येलो और यहां ये देखिए, ध्यान से देखिए, ये यहां आएगा डबल हो जाएगा, कैपिटल आर आ जाएगा, और यहां स्मॉल आर रहेगा। क्लियर हो गई? यहां कैपिटल वाई आ जाएगा, यहां स्मॉल वाई आ जाएगा, ठीक है। अब यहां क्या हुआ, यहां कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है। जब ये आगे जाएगा, देखिए यहां कैपिटल आर कैपिटल वाई ये गया, दिखा? ऐसे यहां स्मॉल आर स्मॉल वाई दिखा? इधर जब जाएंगे तो यहां क्या आ गया, एक में आ गया कैपिटल आर, एक आ गया कैपिटल वाई, एक आ गया कैपिटल आर, एक आ गया कैपिटल वाई। ध्यान देखिए, राउंड येलो, आर वाई, याद आया? अभी डाई हेबिट क्रॉस कर रहे थे, यही तो था। यहां स्मॉल आर स्मॉल वाई, और यहां स्मॉल आर स्मॉल वाई आ गया। इस तरह से ये देखिए सेग्रीगेट है, यानी कि क्रोमोसोम बिल्कुल जीन की तरह तो चल रहा है, पैरेलल तो चल रहा है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बिल्कुल क्रोमोसोम्स के बेसिस पे समझा दिया गया। अलग अलग रहते हैं जीन, सेग्रीगेशन हो गया, कोई दिक्कत इसमें नहीं। ध्यान से समझ लिया, ये समझ में नहीं आता अच्छों के, लेकिन आपने समझ लिया होगा तो अच्छी बात है। आगे देखिए, अगर आप यहां इसी बेसिस पे कंपेयर करें क्रोमोसोम और जीन के बेस में, तो इन्होंने कहा कि साहब हम कंपेयर करके दिखा देते हैं। कंपैरिजन किसका? क्रोमोसोम्स का और जीन का। बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम एंड जीन। ए वाला क्या है? क्रोमोसोम, और बी वाला क्या है? जीन। आप देखिए, दोनों पेयर में होते हैं, क्रोमोसोम और जीन दोनों पेयर में थे, दोनों सेग्रीगेट करना एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन। दोनों अलग अलग थे, सेग्रीगेट थे, अलग अलग थे, और यहां पे भी सेग्रीगेट करते हैं एट द टाइम ऑफ ओनली वन ईच पेयर ट्रांसमिट टू गैमीट। एक पेयर में से सिर्फ एक जा रहा है, और यहां क्या हो रहा है? ओनली वन ईच पेयर ट्रांसमिट टू गैमीट। सेम है बात, क्रोमोसोम भी वैसे ही जा रहा है, गैमीट जीन भी वैसे ही जा रहा है। यहां क्या है? इंडिपेंडेंट पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। अलग अलग पेयर थे, वो अलग अलग तरीके से सेग्रीगेट हो गए थे। यहां एक ही पेयर सेग्रीगेट होता है इंडिपेंडेंटली ऑफ वन अनदर, ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ अनदर पेयर। एक पेयर दूसरे पेयर से इंडिपेंडेंट रहता है। ये याद कर लीजिएगा, कभी कभी क्रोमोसोम्स का कंपैरिजन दे देते हैं जीन के साथ में कि पैरेललिज्म बताइए, जो सटन और बॉवेरी ने बताई। सटन और बॉवेरी ने 1902 में क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दिया था, और यही बात यहां इन्होंने लिख भी दी है कि ड्यूरिंग एनाफेज ऑफ मियोसिस टू क्रोमोसोम पेयर कैन अलाइन एट द मेटाफेज प्लेट, और ये सारी चीजें जो वहां समझाई। अब देखिए, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन तो वहां समझ गया, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट यहां एक और समझते हैं। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के लिए यहां इन्होंने एक और एग्जांपल दिया है। देखिए, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के लिए आपका यहां पे दिया है, एक पॉसिबिलिटी ये दी है और एक पॉसिबिलिटी ये दी, दो पॉसिबिलिटी यहां दे दी। ध्यान से अगर आप देखें, यहां क्या हो रहा है? वन लॉन्ग ऑरेंज एंड शॉर्ट ग्रीन क्रोमोसोम एंड येलो लॉन्ग येलो एंड शॉर्ट रेड क्रोमोसोम एट द सेम पोल। देखिए, यहां अगर आप देखें तो ये ऑरेंज है, ठीक है, और ये कैसा है? येलो। यहां कैसा है? ग्रीन है, और यहां कैसा है? रेड है। क्रोमोसोम दिख रहा है आपको?
ये मियोसिस फर्स्ट में है एनाफेज में। इसी की सेम हमने कंट्रास्ट में लिया है, यहां ऑरेंज के साथ में येलो लगा दिया है, वो तो सेम है, लेकिन नीचे क्या करा, नीचे ऑरेंज के साथ में इधर रेड कर दिया, इधर येलो के साथ में इधर ग्रीन कर दिया। ध्यान दिया आपने? जब मियोसिस होगी तो आप देखिए यहां ऑरेंज के साथ में ग्रीन मिल रहा है, यहां येलो के साथ में रेड मिल रहा है, जबकि यहां उल्टा है, यहां ऑरेंज के साथ में रेड मिल रहा है और येलो के साथ में ग्रीन मिल रहा है। अब यही चीज इसके गैमीट्स में भी आ जाए, ऑरेंज के साथ में ग्रीन और यहां येलो के साथ में रेड, बिल्कुल सेम, यहां ऑरेंज के साथ में रेड और यहां येलो के साथ में ग्रीन देखने को मिलेगा। यानी कि अगर ये प्रोबेबिलिटी है इन दोनों के बीच में, ये ऐसे खड़े हो गए तो ये इस तरीके का गैमेट बना देंगे, ये ऐसे खड़े हो गए तो ये इस तरीके का गैमेट बना देंगे। यानी क्रोमोसोम्स आर इंडिपेंडेंट टू असॉर्ट विद अनदर सेट ऑफ क्रोमोसोम। एक क्रोमोसोम किसी दूसरे क्रोमोसोम के साथ में असॉर्ट यानी जोड़ने के लिए इंडिपेंडेंट है, वो कोई भी तरीके से जुड़ सकता है, ये इसके साथ में भी जुड़ सकता है, ये वाला इसके साथ में भी जुड़ सकता है। क्लियर हुई बात या नहीं? ये इस तरह से इन्होंने इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को समझाया। अगर यहीं पे हम जीन का एग्जांपल ले लें, क्या करें, हम जीन का एग्जांपल ले लें कि साहब हमने कहा यहां राउंड और यहां पे भी राउंड था, यहां हमने कर दिया राउंड और यहां कर दिया राउंड, यहां हमने स्मॉल वाई और स्मॉल वाई कर दिया, यहां हमने कैपिटल वाई और कैपिटल वाई कर दिया। ध्यान दिया आपने? सॉरी एक मिनट, यहां एक राउंड कर लीजिए, यहां स्मॉल आर कर लीजिए, यहां कैपिटल वाई कर दीजिए, यहां स्मॉल वाई कर दीजिए। बिल्कुल इसी तरीके से यहां कर दीजिए, ऑरेंज वाले पे राउंड और यहां स्मॉल आर, और यहां क्या कर रहा, रेड वाले के ऊपर स्मॉल वाई था और यहां वाई वाला कैपिटल लगा दिया। तो इनके गैमिट्स जब बनेंगे तो गैमिट्स में राउंड येलो ये एक साथ आ गए इस तरफ, और इस तरफ क्या आएगा, कैपिटल आर और स्मॉल वाई एक साथ आ जाएगा। देखिए गैमिट में ये भी बदल गया, यहां बिल्कुल जैसे क्रोमोसोम बदल रहा है। तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्रोमोसोम में भी, और ऊपर वाला फिर बता दीजिए बातों में लग गए तो कैसे होएगा काम। हमने कहा कैपिटल आर स्मॉल आर यहां एक साथ ले गए, भाई एक जीन जो है क्रोमोसोम के ऊपर तो होमोलॉगस क्रोमोसोम कैपिटल आर ले लिया, इधर हमने स्मॉल आर ले लिया, और नीचे क्रोमोसोम हमने इधर लिया, इसके ऊपर हमने ग्रीन वाले के ऊपर वाई लगा दिया और रेड वाले के ऊपर स्मॉल वाई लगा दिया। इस बात को यही हमने कंट्रोवर्सी में दे दिया, दूसरा कंट्रास्ट में डाल दिया। कैपिटल आर के नीचे जब ये रेड वाला होगा तो रेड वाला इधर से उठ के इधर आ जाएगा, स्मॉल वाई इसके साथ आ गया, और स्मॉल आर के साथ में कैपिटल वाई इधर आ गया, उल्टा हो गया। अब इसके इसी सेट का हम यहाँ नीचे देखें तो फाइनल रिजल्ट आ गया कैपिटल आर कैपिटल वाई, और अगर इधर देखेंगे तो कैपिटल आर के साथ में स्मॉल वाई आ गया। चेंज हो गया। तो जीन्स भी इंडिपेंडेंट है एक दूसरे के साथ में बैठने के लिए, और क्रोमोसोम भी इंडिपेंडेंट थे, अभी पहले देखा है एक दूसरे के साथ बैठने के लिए। यहाँ रेड ऑरेंज के साथ में ग्रीन आया था और यहाँ ऑरेंज के साथ में रेड आ गया है। तो जीन और क्रोमोसोम एक ही तरीके का तो बिहेवियर शो कर रहे हैं। यानी कि हम क्रोमोसोमल थ्योरी से सेग्रीगेशन को बता दिए, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को भी एक्सप्लेन कर दिए, क्रोमोसोमल थ्योरी से हम लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को भी एक्सप्लेन कर दिए। ठीक है, तो ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का आपका पूरा हो गया। अब यहां पे सटन और बारबेरी ने जो आर्ग्यू करा दैट पेयरिंग एंड सेपरेशन ऑफ अ पेयर ऑफ क्रोमोसोम वुड लीड टू द सेग्रीगेशन ऑफ अ पेयर ऑफ फैक्टर्स दैट कैरीड। तो कह रहे हैं कि यहां पे क्या हो रहा है, सटन और बारबेरी कह रहे हैं कि पेयरिंग एंड सेपरेशन यानी जुड़ना और अलग होना ऑफ अ क्रोमोसोम वुड लीड टू द सेग्रीगेशन ऑफ अ पेयर ऑफ फैक्टर्स। इसी तरीके से फैक्टर्स का भी सेग्रीगेशन होता है। Sutton united the knowledge of chromosomal segregation with Mendelian principle and called it chromosomal theory of inheritance। यानी उन्होंने अपनी क्रोमोसोम्स की जो थ्योरी थी, क्रोमोसोम्स का जो सेग्रीगेशन हो रहा था पूरा, उसको मेंडल के लॉज के साथ में जोड़ दिया और जोड़ के एक नई थ्योरी बना दी, जिसको हमने क्या कह दिया, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। लेकिन फॉलोइंग दिस सिंथेसिस ऑफ आइडिया, सिंथेसिस हो गई ना, दो आइडियाज की सिंथेसिस हुई, मिल गए। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस बाय थॉमस हंट मॉर्गन। याद रखिए, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन किसने किया था, थॉमस हंट मॉर्गन ने। क्रोमोसोमल थ्योरी का एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन किसने किया, थॉमस हंट मॉर्गन ने। और थ्योरी किसने दी, सटन और बारबेरी ने। कब दी, 1902 में। क्लियर हो गई बात।
रीडिस्कवर कब हुए थे लॉ मेंडल के? 1900। 3 साइंटिस्ट। ठीक, तो इनके कलीग्स ने और थॉमस हंट मॉर्गन ने डिस्कवरी की ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोड्यूस्ड। ठीक है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो वेरिएशन आए उसके बेसिस पे इन्होंने पूरी एक्सपेरिमेंटल प्रूफ किया। इसीलिए थॉमस हंट मॉर्गन को फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स कहा जाता है। फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है? फादर वो है ग्रेगर जॉन मेंडल। मेंडल। लेकिन अगर कोई कहते फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स कौन है? थॉमस हंट और आपने बताया फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स गेरोड। ठीक है, मॉर्गन वर्कड विद द टाइनी फ्रूट फ्लाई। मॉर्गन भाई साहब ने छोटी छोटी फ्रूट फ्लाई के ऊपर अपना काम किया, फल मक्खियां, जिसका नाम था ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। ये ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर जो थी विच वर फाउंड वेरी सुइटेबल फॉर स्टडी। तो थॉमस हंट मॉर्गन का जो एक्सपेरिमेंटल मटेरियल था वो फ्रूट फ्लाई थी। मेंडल का जो ग्रेगर जॉन मेंडल का था, उनका क्या था? पी था। कौन सा पी? गार्डन पी। ठीक है, उनका एक्सपेरिमेंटल मटेरियल पी था। और देखिए दोनों की सिमिलरिटी। पी को क्यों लिया था? क्योंकि वो भी शॉर्ट लाइफ स्पैन था। ड्रोसोफिला को क्यों किया? ये भी शॉर्ट लाइफ स्पैन है। उसमें कंट्रास्टिंग कैरेक्टर आसानी से मिलते थे, इनके भी मेल फीमेल कंट्रास्टिंग कैरेक्टर आसानी से मिलते हैं। वो भी जल्दी और बहुत सारे रिजल्ट देता था। एक सिंगल मीटिंग में उसके बहुत सारे बीज हो जाया करते थे। इनका भी एक सिंगल मीटिंग में बहुत सारे बच्चे हो जाएंगे, अंडे बहुत सारे होंगे तो उससे बच्चे बहुत सारे निकल जाएंगे। उसको भी आसानी से हम टैकल कर सकते थे, देख सकते थे। इसको भी आसानी से टैकल कर सकते हैं, देख सकते हैं। दोनों के पैरेलल इन्होंने इसीलिए इसको लिया अपना एक्सपेरिमेंटल मटेरियल। कौन था? ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। अब क्यों लिया? ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेंडल इन्होंने मॉर्गन ने ड्रोसोफिला को क्यों लिया अपना एक्सपेरिमेंटल मटेरियल? तो उसके ऊपर कुछ बातें थी। दे कुड बी ग्रोन ऑन सिंपल सिंथेटिक मीडियम इन द लेबोरेटरी। ये आसानी से लेबोरेटरी में ग्रो करे जा सकते थे। नंबर 1 पॉइंट, दे कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल अबाउट 2 वीक्स। 2 पॉइंट, ये अपनी लाइफ साइकिल सिर्फ 2 हफ्ते में पूरी कर लेते हैं। एंड अ सिंगल मेटिंग कुड प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी फ्लाइज। और एक मेटिंग से ही लार्ज नंबर की प्रोजेनी फ्लाइज मिल जाती हैं। चौथा पॉइंट क्या है? Also there was a clear differentiation of sexes, male and female flies, easily distinguishable. मेल छोटा होता है, फीमेल बड़ी। हाँ देखिए यहाँ पे मेल ये है दिख रहा है और फीमेल ये दिख रहा है। ये देखिए दिख रहा है, बढ़िया। फीमेल बड़ी है और मेल छोटा है। ठीक है, और अगला पॉइंट क्या था? Distinguishable, and also it has many type of heredity variations that can be seen with low power microscope. Variations जो हैं वो हम एक हल्की माइक्रोस्कोप से भी आसानी से देख सकते हैं। ये बातें हो गई किसकी? मॉर्गन की। लेकिन भाई साहब, जैसे कि हम एक महान टीचर और हमारे स्टूडेंट आप उससे भी ज्यादा महान, ठीक है, ऐसे ही मॉर्गन एक महान साइंटिस्ट, तो इनके स्टूडेंट भी और ज्यादा बड़े महान साइंटिस्ट बनेंगे। तो भाई साइंटिस्ट आएंगे और अब बवाल फैलाएंगे। लेकिन उससे पहले यहाँ पे थोड़ी सी बातें मॉर्गन की और कर ले कि उन्होंने क्या करा ड्रोसोफिला में। मॉर्गन देखिए ड्रोसोफिला के बारे में एक और बता दें। ड्रोसोफिला के अंदर क्रोमोसोम कितने होते हैं? हाँ, क्रोमोसोम ड्रोसोफिला के अंदर होते हैं 8, यानी कि 4 पेयर ओनली। और इसमें जो सेक्स होता है, मेल के अंदर XY टाइप होता है, फीमेल के अंदर XX टाइप होता है, बिल्कुल हम लोगों जैसा। और इसका जो क्रोमोसोम ऐसे करके दिखा दिया जाता है, Y क्रोमोसोम को कुछ इस तरीके से दिखा देता है, ऐसे करके। ठीक है, आगे भी एक्सपेरिमेंट हम लोग देखेंगे, उसमें बताएंगे। मॉर्गन कैरीड आउट सेवरल डाई हाइब्रिड क्रॉस इन ड्रोसोफिला। मॉर्गन ने डाई हाइब्रिड क्रॉस किए किसके ऊपर? ड्रोसोफिला। डाई हाइब्रिड मतलब 2 कैरेक्टर को ले लेके क्रॉस किए टू स्टडी द जीन वेयर सेक्स लिंक्ड। इनके जीन कैसे थे? सेक्स लिंक्ड थे। क्रॉसेस वर सिमिलर टू द डाई हाइब्रिड क्रॉस कैरीड बाय मेंडल। जैसे कि मेंडल ने करे थे, बिल्कुल वैसे ही इन्होंने भी किए। फॉर एग्जांपल, मॉर्गन हाइब्रिडाइज येलो बॉडीड व्हाइट आइड फीमेल्स टू ब्राउन बॉडीड रेड आइड मेल्स। देखिए जरा ध्यान दीजिए, येलो बॉडीड व्हाइट आइड फीमेल्स को ब्राउन बॉडीड रेड आइड मेल्स के साथ में क्रॉस किया। यानी उनकी बॉडी कैसी है? ब्राउन बॉडी, आंखें कैसी हैं? रेड। यहां येलो बॉडी है, आंखें कैसी हैं? व्हाइट है। 2 कैरेक्टर हो गए, उनके बीच क्रॉस करिए।
एंड इंटरक्रॉस देयर प्रोजेनी, F1 प्रोजेनी के बीच में सेल्फिंग करा दी, जो बच्चे आए उनके बीच में क्या करा दी, सेल्फिंग करा दी। अभी हम लोग करेंगे इसका, यहां देखेंगे इन्होंने जो कराया वो दिया हुआ भी है। और F2 रेशियो को इन्होंने बहुत ही खास तरीके से देखा सिग्निफिकेंटली, और देखा कि बिल्कुल वैसे ही आता है जैसा कि 9:3:1 आता था, ठीक। एक्सपेक्टेड व्हेन 2 जीन्स वर इंडिपेंडेंट, ठीक है, लेकिन he observed that the 2 genes did not segregate independently. ये 9:3:1 का रेशियो नहीं आया, करा तो वही तरीका, लेकिन वो रेशियो यहां इनको नहीं मिला। किसको? मॉर्गन को। इसका मतलब है भाई साहब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ थी। मेंडल के सारे नियम सही जा रहे थे, और मॉर्गन ने जब ड्रोसोफिला के ऊपर ये नियम लगाया तो वो सही नहीं आया, वो फेल हो गया नियम। इसका मतलब है कुछ तो गड़बड़ है यार। तब मॉर्गन एंड हिज ग्रुप न्यू, वो जानते थे, क्या जानते थे? मॉर्गन एंड हिज ग्रुप न्यू दैट जीन वर लोकेटेड ऑन X क्रोमोसोम्स। जीन किसके ऊपर लोकेटेड है? X क्रोमोसोम। एंड सॉ क्विकली दैट व्हेन 2 जीन्स आर in a dihybrid cross were suited on the same chromosome, the proportion of parental gene combination was much more higher than non-parental type. यानी कि उन्होंने कहा अगर हमारे किसी एक क्रोमोसोम के ऊपर ही जीन है, ठीक है, एक ही क्रोमोसोम के ऊपर वो जीन है जिनका बीच क्रॉस करा रहे हैं, तो उनके बच्चों में पेरेंटल टाइप ज्यादा देखने को मिलेंगे, रिकॉम्बिनेंट कम मिलेंगे, पेरेंटल ज्यादा देखने, लेकिन तो नॉन पेरेंटल टाइप कम देखने को मिलेंगे, ठीक है। अभी हम इसके बारे में पूरी बात करेंगे, थोड़ा सा हम सिनेरियो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा पहले कंफ्यूज आएंगे आपको, फिर उसके बाद बता देंगे क्या। बहुत छोटी सी बात है, एनसीईआरटी की लाइन है। तो पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन वाज मच मोर हायर देन द नॉन पेरेंट। मॉर्गन एट्रीब्यूटेड दिस ड्यू टू फिजिकल एसोसिएशन और लिंकेज ऑफ द 2 जीन। मॉर्गन ने इस बात को क्या कहा, ऐसा क्यों हो रहा है? लिंकेज की वजह से हो रहा है 2 जीन का, और इस टर्म को दे दिया लिंकेज टू डिस्क्राइब दिस फिजिकल एसोसिएशन ऑफ जीन। तो लिंकेज क्या है? फिजिकल एसोसिएशन ऑफ जीन ऑन अ क्रोमोसोम, एंड द टर्म रिकॉम्बिनेशन टू डिस्क्राइब द जनरेशन ऑफ नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशंस। देखिए अब हम थोड़ी सी बात करते हैं। देखिए अगर क्रोमोसोम, आपने जब मियोसिस पढ़ी थी तो क्रोमोसोम जो था उसमें क्या होता था? लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस, ये फेजेस होती थी सेल डिवीजन में। प्रोफेज की, प्रोफेज को फर्दर बांटते थे लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। लेप्टोटीन में 2 होमोलॉगस क्रोमोसोम एक दूसरे के पास आके खड़े हो जाते थे। और क्या होता था? जाइगोटीन में पेयरिंग होती थी, पेयरिंग, बोके स्टेज बनती थी, और टेट्राड इसमें बनता था। और पैकेटीन में क्या होता था? क्रॉसिंग ओवर। ये दोनों क्रोमोसोम जो हैं ये इस तरीके से हैं, ये मान लो ये जीन है, ये क्रोमोसोम इस तरीके से है, तो ये क्या करेगा? ये ऐसे जाएगा और ऐसे क्रॉस करेगा पैकेटीन में। अब इधर वाला पार्ट टूट के इसके साथ चला जाएगा, इधर वाला पार्ट टूट के इसके साथ चला जाएगा, यानी क्रॉसिंग ओवर आ जाएगा, यानी रिकॉम्बिनेशन हो जाएगा। मान लो ये जीन थे, इनके बीच क्रॉसिंग ओवर हो। अब हम इसको थोड़ा सा इस तरीके से कलरफुल तरीके से दिखाते हैं। यहां मान लीजिए ये ग्रीन कलर का जीन है, ठीक है, ये दोनों एक ही जीन है, कैपिटल टी और इधर स्मॉल टी मान लो, ये कैपिटल आर, इधर स्मॉल आर मान लो, ठीक। जब क्रॉसिंग ओवर हुई तो क्या हुआ? हुआ ये कि इधर वाला जो क्रोमोसोम था ये ऐसे होगा, और इधर वाला क्रोमोसोम इधर की तरफ बेंड होगा। तो इधर वाले क्रोमोसोम का तो रेड वाला जीन इधर आ गया, कैपिटल टी इधर आ गया, ठीक। और इधर वाले का क्या हुआ? ब्लू वाला इधर आ गया। नीचे क्या था? नीचे इधर आर था, और इधर क्या था? स्मॉल टी था, और इधर नीचे क्या था? कैपिटल आर था। थोड़ी देर बाद क्या होगा? थोड़ी देर बाद होएगा ये कि ये क्रोमोसोम यहां से जाएगा टूट, और ये टूटने के बाद ऐसे हो जाएगा। तो नया पेयर बन गया। पहले कैपिटल टी कैपिटल आर था, अब स्मॉल टी कैपिटल आर हो गया, पेयरिंग बदल गई। इस वजह से वेरिएशन आ जाते हैं, बदलाव आ जाते हैं। लेकिन अगर इसी सिचुएशन को हम इस तरफ देखें, हमने कहा कि कैपिटल टी
और यहाँ स्मॉल टी है, ठीक। और यहाँ क्या था, कैपिटल आर, उधर स्मॉल आर था। हम कलर चेंज कर लेते हैं यहाँ, ठीक। यहाँ कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर था, ठीक है। लेकिन अगर हम एक क्रोमोसोम यहाँ इनके कैपिटल आर स्मॉल आर को ना लेके हम यहाँ दूसरे जीन की बात करें, हम बात कर लें कैपिटल वाई और स्मॉल वाई की। किसकी बात कर ले रहे हैं, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। यहाँ कैपिटल वाई है और यहाँ स्मॉल वाई है, जरा ध्यान दीजिए। अब कैपिटल टी और कैपिटल वाई के बीच में डिस्टेंस कम है, जबकि कैपिटल टी स्मॉल आर के बीच में डिस्टेंस ज्यादा है। साफ दिख रहा है आपको, कोई दिक्कत नहीं आ रही, नजर आ रहा है साफ साफ कि ये सीन है। जब क्रॉसिंग ओवर होगा अब तो क्या होगा, होगा ये कि हमारा ये वाला पार्ट पूरा इधर जाएगा और ये वाला पार्ट पूरा इधर जाएगा। यही तो होता है क्रॉसिंग ओवर में। हमने कहा कि इधर जो गया हमारा वो रेड वाला और वाई वाला एक साथ चला गया, और इधर जो आया टी वाला और आर वाला एक साथ आ गया, ठीक है। यहां था टी वाला और ये वाला वाई वाला था। क्लियर है, समझ पाए। कैपिटल टी इधर आ गया और कैपिटल वाई इधर आ गया, स्मॉल टी इधर आ गया और स्मॉल आर इधर आ गया। थोड़ी देर बाद क्या होगा, ये अलग हो जाएगा और ये फिर ये वाला क्रोमोसोम इस पे मिल जाएगा। कोई फर्क नहीं हुआ। क्या कोई चेंज आएगा क्रोमोसोम में? नहीं, कोई सेम आया। तो बिल्कुल जब नया बच्चा आएगा तो उसके कैरेक्टर बिल्कुल पेरेंट के जैसे होंगे, पेरेंटल कैरेक्टर होंगे। हाँ। लेकिन यहाँ जो नया कैरेक्टर आएगा इसमें कैरेक्टर बदल जाएगा, पेरेंट के जैसा नया वेरिएशन आ जाएगा। जब दो जीन एक दूसरे के पास होंगे, फिजिकल एसोसिएशन में होंगे, एक दूसरे के पास होंगे, ये फिनोमेना कहलाता है क्या, लिंकेज। और एक दूसरे से अगर दूर होंगे इसको क्या कहते हैं, रिकॉम्बिनेशन। अगर हम जनरल बात करें तो लिंकेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 रिकॉम्बिनेशन। बताइए, यानी अगर डिस्टेंस ज्यादा है क्रोमोसोम के अंदर एक जीन, दो जीन के बीच की, एक ही क्रोमोसोम में दो जीन के बीच की डिस्टेंस अगर ज्यादा है तो रिकॉम्बिनेशन ज्यादा होगा, और अगर रिकॉम्बिनेशन ज्यादा हुआ तो लिंकेज कम हो जाएगा। और अगर दो जीन एक दूसरे के करीब हैं किसी क्रोमोसोम में तो लिंकेज ज्यादा होगा, अगर लिंकेज ज्यादा हुआ तो रिकॉम्बिनेशन कम हो जाएगा। क्लियर हुई ये बात या नहीं, बताइए। ठीक, कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब ये बात इनके एक बड़े प्रिय शिष्य थे जिनका नाम था स्टुअर्ट वेंट ने, और स्टुअर्ट वेंट ने ये बात बताई कि क्रोमोसोम के ऊपर जीन जो होते हैं वो लीनियर फैशन में लगे हुए होते हैं। किसी एक क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन है वो लीनियर फैशन में लगे। ये कौन है, स्टुअर्ट वेंट, मॉर्गन के शिष्य हैं, जैसे हमारे शिष्य आप लोग। और एक मैप बना दिया क्रोमोसोम के ऊपर जीन का, जैसे ये कैपिटल टी है, यहाँ कैपिटल आर होगा, यहाँ कैपिटल वाई होगा, यहाँ कैपिटल, ऐसे आगे करके कुछ भी हो सकते हैं, सारे जीन होंगे। राउंड हो गया, इसके बाद और भी कैरेक्टर, जो 7 कैरेक्टर पूरे मान लो हो गए। क्लियर है। तो ये जो मैप बनता है इसे क्या कहते हैं, जीन मैप कहते हैं। अब एक जीन और दूसरे जीन के बीच में डिस्टेंस जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं, जो दूरी है इस दूरी को हम कहते हैं सेंटीमॉर्गन। इस दूरी को हम क्या कहते हैं, इस डिस्टेंस की यूनिट क्या है, सेंटीमॉर्गन। ठीक, कोई दिक्कत इसमें? ये लिखा हुआ है एनसीईआरटी में। अरे सब कुछ तो लिखा हुआ है। मॉर्गन वाला। हाँ, ठीक। सेंटीमॉर्गन क्या है, ये फ्रीक्वेंसी भी बताएगा कि भाई इतने पर, अगर सेंटीमॉर्गन अगर 10 सेंटीमॉर्गन है तो 10% चांस है कि ये क्रोमोसोम एक दूसरे से क्या करें, जीन एक दूसरे के अलग अलग हो जाएंगे। अगर 1 सेंटीमॉर्गन है तो बहुत ज्यादा एक दूसरे के पास है, तो चांस सिर्फ 1% है कि ये जीन एक दूसरे से अलग होंगे। समझ में आई बात, समझ में आ गया या नहीं? आ गया। स्क्रीनशॉट लेना चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में समझते रहिएगा, हम आगे इधर समझा रहे हैं। इन्होंने जो क्रॉस करे उस क्रॉस में सारी चीजें इन्होंने देखी, और अभी जो क्रॉस आ रहा है वो हम समझाएंगे। इन्होंने फिर फ्रीक्वेंसी की बात करी। हिज स्टूडेंट एल्फ्रेड स्टुअर्ट वेंट यूज फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन, यानी रिकॉम्बिनेशन की फ्रीक्वेंसी क्या है बिटवीन जीन पेयर
ऑन द सेम क्रोमोसोम एज मेजर क्या है ये डिस्टेंस बिटवीन द जीन्स, यानी जो दो जीन्स हैं उनके बीच की डिस्टेंस जो है वही इसके रिकॉम्बिनेशन की फ्रीक्वेंसी है। रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी, ठीक है। रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी क्या है? डिस्टेंस बिटवीन जीन। क्लियर हो गई? अभी क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन आने वाले हैं भाई साहब, अभी आप जो क्वेश्चन करोगे तो फिर परेशान होगे, इसलिए हम पहले बता देना कि भैया ये समझ लेना रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन जीन। यानी अगर कोई कहे कि जीन ए है और जीन बी है, इनके बीच रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी 50 है, दैट मींस ए और बी के बीच दूरी जो है वो 50 सेंटीमॉर्गन है। क्लियर है बात या नहीं? ये बात समझ में आ गई? अभी हम लोग ये सारे क्वेश्चन इसके ऊपर करेंगे। तो ये जीन मैप जो बनाया टुडे, जेनेटिक मैप आर एक्सपेंसिव यूज ऑफ स्टार्टिंग पॉइंट in the sequence of whole genome as was done in the case of human genome sequencing project। अब जो क्रॉस उन्होंने करा था उस क्रॉस को यहां हम आपको दिखा रहे हैं, और दो इन्होंने प्रोबेबिलिटी ली। एक प्रोबेबिलिटी ये ली है, एक संभावना ये ली है कि हम क्या करेंगे, हम फीमेल लेंगे जो कैसी होगी, येलो बॉडीड व्हाइट आई है, और मेल जो लेंगे वो कैसा होगा, वाइल्ड टाइप होगा, ठीक, यानी ब्राउन बॉडीड रेड आई। ब्राउन बॉडीड, येलो बॉडीड है, ये ब्राउन बॉडीड रेड आई, ठीक, समझ में आ गई बात या नहीं? वाइल्ड का मतलब हो गया ब्राउन बॉडीड और रेड आई। क्लियर? बिल्कुल इसके बरक्स दूसरी इन्होंने जो ली है प्रोबेबिलिटी, संभावना ये ली है कि फीमेल का जो हमने जीन लिए हैं, अब की हमने जीन जो लिए हैं, ये व्हाइट आइड मिनिएचर, इसका साइज छोटा कर दिया। वहां बॉडी का कलर था येलो, यहां बॉडी का साइज दे दिया मिनिएचर, छोटी ले, और इसका उल्टा कर देंगे, येलो बॉडीड लार्ज, मिनिएचर से बड़ा हो जाएगा। क्लियर है? ये मेल ले लिया ऐसा। इनके बीच जब क्रॉस कराया, जब मेटिंग कराएंगे इसकी, इन दोनों के बीच जब क्रॉस कराया तो ये बनी F1 जनरेशन। F1 जनरेशन में तो डोमिनेंट टाइप के ही रहेंगे, लेकिन हमें अगला जो रेशियो देखना है वो F2 जनरेशन का देखना है। जब F2 जनरेशन की बात करते हैं तो यहां पे एक बड़ा ही समस्या देखने को मिलती है। जब हमने ये वाला लिया था इधर वाला, तो इसमें क्या था, यहां क्या था, वाइट आइड मिनिएचर का क्रॉस करा रहे थे येलो रेड आइड ब्रॉड बड़े वाले से, और यहां हमने क्या किया था, येलो बॉडीड व्हाइट आई का क्रॉस कराया था किससे, ब्राउन बॉडीड और रेड आई से। ठीक है, इस तरीके का क्रॉस हुआ था, याद आया? ठीक, जब इनके हमने F2 जनरेशन देखी तो पता चला F2 जनरेशन में इस वाले में पेरेंटल टाइप कितने मिल रहे हैं, 98%। तो जो बच्चे हैं बिल्कुल पेरेंट्स से मिलते जुलते, 98.7%। लेकिन रिकॉम्बिनेंट यानी नए तरीके के जो बच्चे आ रहे हैं वो कितने हैं, 1.3% ही है जो रिकॉम्बिनेंट, जो नए कैरेक्टर है। जबकि इधर देखिए तो पेरेंटल टाइप सिर्फ 62.8% है, और जो इनके रिकॉम्बिनेंट है वो बढ़ गए अचानक से 37.2%। यार ये बात समझ में नहीं आई। यहां आपको बिल्कुल पेरेंट टाइप के ज्यादा मिल रहे हैं और यहां आपको नए वाले ज्यादा मिल रहे हैं। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आप एक चीज मिस कर गए, और जो चीज मिस कर गए वो थी डिस्टेंस बिटवीन जीन। आप देखिए, हमने यहां पे जो जीन के बीच की डिस्टेंस की बात करी है, आप उसको देखिए जरा ध्यान से। इन दोनों जीन के बीच डिस्टेंस देखिए, दूर है, और इन दोनों के बीच दूरी देखिए कम है। जब इन दोनों के बीच दूरी कम थी तो ये तो रिकॉम्बिनेशन कर नहीं पाएंगे, लेकिन इनके बीच दूरी ज्यादा है, ये रिकॉम्बिनेशन कर लेंगे, नए कॉम्बिनेशन आ जाएंगे, जिसकी वजह से यहां नए कॉम्बिनेशन आ गए और यहां नए कॉम्बिनेशन आ नहीं पाए, पेरेंट टाइप कॉम्बिनेशन आए। इसीलिए यहां क्या शो हो रहा है, लिंकेज, और यहां रिकॉम्बिनेशन। बोलिए, कोई दिक्कत इसमें? इस बात को समझ पाए या नहीं? रिकॉम्बिनेशन कब होगा, जब इनके बीच की डिस्टेंस ज्यादा होगी। लिंकेज कब होगा, जब जो दो जीन के बीच की डिस्टेंस कम होगी। इसको हम
एक नजर में इस तरीके से देख सकते हैं। ठीक है, यस सर। ये क्रॉस ए और क्रॉस बी है, आपको यहाँ दिख रहा है। ठीक, एनसीईआरटी की ही लाइन है, आप एनसीईआरटी के पेज 68 के ऊपर नई एनसीईआरटी में देख सकते हैं। चल आगे बढ़ते हैं अब पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, और पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस से पहले देख लें क्या कोई क्वेश्चन है इसके ऊपर हमारे पास। लिंकेज रिकॉम्बिनेशन, सारे टॉपिक वही है। आइए क्वेश्चंस अभी इसी में ही चलते हैं, शुरू करते हैं क्वेश्चंस का सीन। पहला, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आपको बताना है, ये स्टेटमेंट को पढ़ना है और आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का नहीं है, यहां आपने अगर देखा हो तो ये वो वाला एक दे दिया इन्होंने, बाइनोमियल एक्सप्रेशन। ठीक, कोई बात नहीं है, आप करिए करिए, कोई बात नहीं, क्वेश्चन पढ़िए। दो द जीनोटाइप रेशियो कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग द मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी बाय सिंपली लुकिंग एट द फिनोटाइप ऑफ रिसेसिव ट्रेट। इट इज नॉट पॉसिबल टू नो द जीनोटाइप कंपोजिशन। क्या ऐसा होगा? इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स बताना है आपको, पढ़िए। हैं? सी वाला गलत है। See, based on the observation on dihybrid cross, मेंडल proposed two rules. Dihybrid cross में मेंडल ने दो रूल दिए थे। Dihybrid cross में तो अभी हमने बताया कौन सा रूल था, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। यहाँ तो कह रहा है दो रूल, तो ये भी गलत है। If in test cross progenies show dominant trait, then the known parent is heterozygous dominant. अगर डोमिनेंट ट्रेट ही दे रहा है प्रोजेनी तो सिर्फ हेटेरोजाइगस होगा? नहीं, हेटेरोजाइगस होगा तो 1:1 का रेशियो आता है, आधे आधे मिलते हैं। यहाँ कह रहा सिर्फ डोमिनेंट दिखेगा, क्या ऐसा है? नहीं। एबी ओ ब्लड ग्रुप वाज कंट्रोल्ड बाय 3 एलील्स, ये तो सही बात लिखी हुई है। ठीक है, और पहला वाला देखिए, पहला वाला क्या है? पहला वाला भी गलत है। कह रहे हैं कि क्या हम फिनोटाइप ही बता सकते हैं, जीनोटाइप नहीं बता सकते क्या किसी चीज का? अरे यार ये भी तो गलत है, तो क्या हो जाएगा? फर्स्ट, सेकंड, सी और डी, ये तीनों गलत होंगे। क्लियर है बात? अगला, क्रोमोसोम मूवमेंट ड्यूरिंग मियोसिस हैज बीन वर्कड आउट इन ईयर। कब क्रोमोसोम मूवमेंट के बारे में कब बात बताई गई थी? मियोसिस में क्रोमोसोम का मूवमेंट होता है। अरे 1900 में माइक्रोस्कोप जब बन गई थी तभी तो बताया गया था। 65 में तो मेंडल साहब ने पब्लिश किए थे अपने पेपर्स, 84 में तो मर गए थे, 92 में सटन और बावेरी ने अपनी थ्योरी दे दी, तो 1900। आप ध्यान से नहीं पढ़ रहे एनसीईआरटी, उसमें 1900 है। ठीक है, अब यहां देखिए, अभी आपको हमने ये बताया था, इसमें ए बी सी डी ई क्या होंगे? ए तो जंप सेल है सर, और बी जो है वो मियोसिस सेकंड हो रही है। ये हो गई G1, ये G2, ये मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस सेकंड, एनाफेज, और ये मियोसिस सेकंड, एनाफेज, और ये हो गई जर्म सेल। देखिए ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। कौन सा जा रहा है? देख लो कौन सा जा रहा है। ए हो गया G1, बी हो गया G2, ए हो गया G1, बी हो गया G2। इसमें G2 दिख नहीं रहा कहीं। सर डी वाला शायद ऑप्शन गलत हो गया, बी G1 होना तो चाहिए। डी वाला होगा, G2 अब इसमें टाइपिंग एरर। हाँ, इसमें G2 होना चाहिए, वही तो थोड़ा सा गलती है, जो डी जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्वेश्चन तो आसान लगेंगे क्योंकि अभी अच्छे से पढ़ लिया आपने। अगला, who argued that the pairing and separation of pair of chromosome would lead to the segregation of pair of factors। कौन थे ऐसे जो बताया क्रोमोसोम और फैक्टर एक से ही काम करते हैं? कौन थे? अरे सटन और बावेरी थे ना? सटन बावेरी थे। हैं? यस सर, सटन और बावेरी होता है। अगला, मॉर्गन एक्सपेरिमेंट में ड्रोसोफिला स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज बिटवीन Y एंड W, Y और W के बीच के लिंकेज पास थे, लोअर देन, पास है, सही है, लोअर पास थे। हाँ। तो स्ट्रेंथ ज्यादा होएगी लिंकेज की कि कम होएगी? जब पास है तो लिंकेज ज्यादा होएगा कि कम होएगा? ज्यादा होएगा ना, M और W वाले से ज्यादा होगा, हायर देन M एंड W। 69 सही है जी, बिल्कुल। अगला,
मेंडल के जो डाई हाइब्रिड क्रॉस था, येलो और ग्रीन कलर का जो रेशियो था वो क्या था? नहीं निकालना पड़ेगा। अरे निकालना पड़ा, अभी थ्योरी में आपने देखा था। नहीं रेशियो अरे नहीं ये नहीं था। नाइन सेग्रीगेशन नहीं राउंड येलो, राउंड ग्रीन, रिंकल्ड येलो और रिंकल्ड ग्रीन, 9:3:3:1। बताइए इसमें येलो कितने हैं? येलो तो ये भी है और येलो ये भी है, 9 और 3 हो गए 12। और ग्रीन कितना है? ग्रीन ये भी है और ग्रीन ये भी है, 4 है। 12:4 कितना होता है? रेशियो 1 3:1 हुआ। एनसीईआरटी की लाइन भी है ये, सही है 3:1 लिखा हुआ है इसमें। लिखा है ना एनसीईआरटी में, वही तो हम बता रहे हैं। एनसीईआरटी की लाइन भी है, आप सही से पढ़ नहीं रहे हो बस। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट आप रीड करिए और बताना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। तो कितने हैं ये नहीं बताना कौन सा है। मॉर्गन कैरिड आउट सेवरल मोनो हाइब्रिड क्रॉस इन ड्रोसोफिला। मॉर्गन ने मोनो हाइब्रिड क्रॉस भैया कब से करे? Morgan attributed that proportion of parental gene combination is less than non-parental due to physical association. अगर physical association होगा तो parental कम बनेंगे क्या? ऐसा नहीं। ये भी गलत। Term recombination was coined by Morgan to describe the generation of non-parental gene combination. Linkage recombination को किसके लिए उन्होंने term बताया था? The term recombination was coined by Morgan to describe the generation of non-parental gene combination. Non-parental के लिए recombination था। हाँ बिल्कुल सही है। सही बात है। जो एल्फ्रेड स्टुअर्ट वेंट थे, उन्होंने frequency of linkage between gene pair on the same chromosome and find genetic map। मैंने genetic map की बात करी तो कितने गलत हुए इसमें? सिर्फ 2 गलत हैं, पहला और दूसरा, बाकी 2 सही आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ तीन गलत दिखा रहा है। नहीं, Alfred Stewart went used the frequency of linkage between gene pair on the same chromosome and find genetic map। देखिए जरा, ये बात सही है लिखी हुई? कहाँ पढ़ेगी मैं? ये बात कहाँ से आ गई है? स्टुअर्ट वेंट ने क्या करा था? जीन यूज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन बिटवीन जीन पेयर। हाँ, वो क्या कह रहा है? यूज द फ्रीक्वेंसी ऑफ लिंकेज। तुम कह, वो कह रहा है रिकॉम्बिनेशन, तुम कह रहे हो लिंकेज। 3 गलत हुए ना? क्लियर? यस सर। ध्यान से देखिए, एक एक लाइन से क्वेश्चन उठा हुआ है। अगला क्वेश्चन, इसमें आपको फिर बताना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ड्रोसोफिला मेलोडोगास्टर इज फाउंड टू बी वेरी सुटेबल फॉर जेनेटिक स्टडीज बिकॉज ये सिंपल सिंथेटिक मीडियम के ऊपर लेबोरेटरी में ग्रो करता है। सही है। दे कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल अबाउट 14 डेज। नहीं भैया, 2 वीक। हाँ सही तो है। सही है। A single mating could produce a large number of progenies। बिल्कुल सही है। ये भी सही है। सर लास्ट वाला गलत है। It has few hereditary variations that can be seen with high power microscope। Light power microscope से होता था और few नहीं, बहुत सारे होते थे। ये बात गलत दिखती है। लो पावर माइक्रोस्कोप। और इसमें तो लेकिन इसमें तो आंसर ही नहीं, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं आपको 2 वीक का मतलब क्या होता है? 14 डेज 14 दिन। 14 ही दिन होते हैं ना। ग्रोन करते हैं सिंपल सिंथेटिक मीडियम और लेबोरेटरी में। ये तो बात सही, कंप्लीट लाइसेंस। ये भी सही है। मेल एंड फीमेल क्लियरली डिस्टिंग्विशेबल होते हाँ हैं। ये भी सही है। सिंगल मेटेड could produce a large number of progenies। ये भी सही है। एनसीईआरटी में देखो जरा एक बार। सर यही सब है। They could be Last grown one on है। simple synthetic medium in laboratory। सही है। They complete their life cycle about 2 weeks। 2 वीक में यार 14 दिन होते हैं। हाँ सर 7 14 ये देखिए। And a single mated mating could produce a large number of progeny flies। सही है। There are clear differentiation of sexes। फीमेल भी सही है। Easily it has also hereditary variations can be seen with low power। इसमें early distinction लिखा है, उसमें clearly लिखा है। अरे बात करें। हाँ, वो एक ही चीज है। क्लियरली डिस्टिंग्विशेबल या इजीली डिस्टिंग्विशेबल एक ही चीज है। सर आप पूछे ऑप्शन गलत। तो ऑप्शन इसमें एक ही आएगा, ऑप्शन गलत होगा। ठीक है, एक ही गलत है। ठीक, चल अगला क्वेश्चन है। अरे बहुत दूर
ऊपर है सर। 72 था 73। इफ पी प्लांट प्रोड्यूस, आइए साहब बढ़िया क्वेश्चन। अगर एक पी प्लांट है उसमें 2560 सीड बनते हैं ड्यूरिंग डायहाइब्रिड क्रॉस बिटवीन राउंड येलो और रिंकल्ड ग्रीन के बीच में डायहाइब्रिड, देन सीड वर रिंकल्ड येलो एंड राउंड रिंकल्ड ग्रीन रिस्पेक्टिवली। कितने कितने होंगे? टोटल बन रहे हैं इतने सीड, तो बताइए ये वाले कितने बनेंगे? रिंकल येलो और बता सकते हैं क्या? इसको सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन? 9 फटाफट करिए तेजी से। कर सकते हैं या नहीं? सर उसको क्या देखो इसमें क्या होता है। आपने कहा राउंड येलो कितने होंगे? 9 होते हैं। फिर रिंकल्ड ग्रीन कितने होते हैं? 1 होते हैं। राउंड ग्रीन कितने होते हैं? 3 होते हैं। और राउंड सॉरी रिंकल्ड येलो कितने होते हैं? ये भी 3 होते हैं। आपको किसका किसका रेशियो लेना है? रिंकल्ड येलो यानी कि ये वाला लेना है। यानी कि आउट ऑफ 16, बेटा ध्यान दीजिए, आउट ऑफ 16, ध्यान दीजिए, आउट ऑफ 16 3 आर, हाँ सही है, मैच हो गया। इसका मल्टीप्लाई आप जब करेंगे 2560 से तो क्या आएगा? करके देखिए। सर ये आएगा 480। हाँ 480 आया? ठीक है 480 आ गया। फिर राउंड येलो कितने होंगे? राउंड येलो ये वाले हैं 9 आउट ऑफ 16 इंटू 2560 कितना आया? 1440। 1440। 1440। फिर आपने कहा रिंकल्ड ग्रीन यानी ये वाले, जब इसका रेशियो देखेंगे तो मल्टीप्लाई कर देंगे 2560 से तो कितना आया? 160। 160 आ गया। सीधी सीधी डिजिट आ गई भैया, जनरेट नहीं करो। बिना कैलकुलेटर के आपने बता दिया, कॉमन सेंस लगा दिया, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन आप जरा ध्यान दीजिए, इस तरीके से निकलते हैं। आप यहाँ डिजिट्स बदल सकते हैं और कभी कभी क्लोज डिजिट भी आ जाती है। वो 3:3 वाला भी दे देगा, तब क्या करोगे? इसलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इस तरीके से निकाले जाते हैं। ठीक, अच्छा आगे बढ़ते हैं। गलती है। ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर जो है, द जीन व्हाइट एंड येलो shows that recombination at gene white and miniature wing हाँ तो 98.7 वो तो सही है, ये बी में से होगा अभी देखो। ये white eyed ए yellow bodied white eye ये वाला ये वाले होंगे और white eyed miniature 37 होंगे। ठीक, समझ में आई बात या नहीं? नहीं समझ पा रहे हो? देखिए जेनेटिक्स है, थोड़ा तो आपको पेशेंस के साथ में काम करना पड़ेगा। आप उस वाले चार्ट को देखिए, उस चार्ट में आपको साफ साफ दिखेगा ये। सर नीचे वाला जर्मनी। सर कहाँ के थे? जर्मनी। हाँ जी। सो येलो और व्हाइट कितना था उसमें? 98.7 होगा। हाँ येलो बॉडीड व्हाइट आई 1.3 दिख रहा है इसमें। वही तो देख रहा हूँ। येलो बॉडीड व्हाइट आई कितना है? 1.3 है। एक मिनट हाँ है 1.3 आएगा ना? वो 37.2 74 का साउथ अमेरिका किया था मैंने। डी है, बी 74 का डी दिखा रहा है। नहीं एक का है। व्हाइट व्हाइट आइड मिनिएचर के विंग, व्हाइट आइड मिनिएचर 37.2 व्हाइट आई ये है ना, W कैपिटल W और मिनिएचर व्हाइट आइड मिनिएचर ये आएगा ना? नहीं ये व्हाइट टाइप है। हाँ। ये व्हाइट मिनिएचर है, ये यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट टाइप से आ रहे हैं। व्हाइट आइड मिनिएचर 37 आ रहा है। नहीं सर व्हाइट मिनिएचर ये रहा। वही तो कहना है ना, व्हाइट मिनिएचर तो ये है ना, ये व्हाइट आइड मिनिएचर। तो इसका आंसर जाएगा डी बेटा, ध्यान दीजिए। इसमें कौन कौन सर आप जरा इस वाले को यहाँ देखो। सर यस येलो व्हाइट 98.7 और बता दे। किसमें? उसने क्वेश्चन में क्या कहा? क्वेश्चन में क्या कहा था जरा ध्यान दीजिए। क्वेश्चन में उसने ये कहा व्हाइट आई और येलो बॉडी, व्हाइट आई और येलो बॉडी। देखिए यहाँ क्यों करता? इनके कमरे करवा तुमने। येलो बॉडी और व्हाइट आई ये है। ठीक, भाई मैथ सेक्शन ध्यान दीजिए। 50 नंबर है। येलो बॉडी व्हाइट आई ये है। यस सर। ये कितने आ रहे हैं? 98.7 आ रहे हैं। ठीक,
और दूसरा उसने कहा मिनिएचर और व्हाइट मिनिएचर, ये कितना आ रहा है 62% आ रहा है, तो यही आंसर सही जा रहा है। कौन सा ऐसा ऑप्शन करता हूँ सी वाला किसमें 32 31 है शेख इनके फिजिक्स में नहीं केमिस्ट्री में केमिस्ट्री में आंसर उसका दे रहा है ये डी। 43.5 आंसर क्या दे रहा है डी। अगर कोई समस्या है इसमें क्या हो गया तो आप लोग इसे कमेंट में खुद ही करें। फिजिक्स में टाइम रखा तो इसका है क्या अब तुम ढूंढो इसका टाइम क्या बी वाले है। जा रहा है देखो 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 एनसीईआरटी देखो, तो हो गया एनसीईआरटी में जरा यहाँ आओ और ध्यान से इसको इस लाइन को पकड़ो, डायग्राम्स को ना देख के इस लाइन को पकड़ो। देखो क्या कह रहे हैं, वाइट आइड येलो बॉडी कितने हो गए 1.3% और वाइट आइड मिनिएचर कितने हो गए 37.2%। सीधा मिल गया आंसर। ठीक, यहाँ देखिए तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आएगा ये वाला। गलत आंसर दिया हुआ है इसमें बुक में, आपका आंसर ये वाला। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन क्या है। कार्ल कोरेंस जिन्होंने ये डिस्कवर किया था वो कहाँ के थे, जर्मनी के थे ना। कार्ल कोरेंस, एरिक वॉन शर्मन, और ये पहले भी बताया आपको, सर मेरी तुम्हारी बुक पे हमने लिखवाया भी था। कहाँ के हैं, एक जर्मन के एक थे, हॉलैंड के हैं हाँ ह्यूगो डिवरीज और सर ह्यूगो डिवरीज हॉलैंड, कार्ल कोरेंस और जर्मनी, कार्ल कोरेंस जर्मनी, और शर्मैक एरिक वॉन शर्मैक कहाँ के, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रिया। ठीक है, ऑस्ट्रिया। ठीक, ये आपको याद करना पड़ेगा, इनको याद कर लीजिएगा। तो ये जर्मनी के हैं कार्ल कोरेंस। कोई नहीं देख लो इसमें हु यूज्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन बिटवीन जीन पेयर, किसने करा था, एल्फ्रेड स्टुअर्ट वेंट ने। मैप जो बनाए थे वो किसने बनाए थे, स्टुअर्ट वेंट ने तो बनाए थे जीन मैप। भैया जरा इधर देख लो ध्यान से, अभी जीन मैप के ऊपर क्वेश्चन आ गए। वॉल्टर सटन इज फेमस, सटन किसके लिए फेमस है, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के लिए, सटन और पावेरी। ठीक, इसके बाद अगला इस वाले डायग्राम को बताइए जरा। इस डायग्राम में बताना है आपको परसेंटेज किसकी किसकी कितनी कितनी है। ए बी सी डी, ये ए बी सी डी आपको दिया गया है और इसकी परसेंटेज आपको बताइए। देखिए ए बी सी और डी बता देंगे आप, डायग्राम से निकाल लेंगे। ए वाला कितना होगा पेरेंटल टाइप में, ए वाला हमारा हो गया 98.7, ए वाला क्या हो गया 98.7, बी वाला क्या हो गया 1.3%, 1.3%, सी वाला क्या हो गया 62.8, 62.8 और डी वाला कितना हो गया 37.2। ठीक, अपना मैच कर लीजिए 37.2। ऑप्शन कौन सा जाएगा ये खुद देख लो, देखो ऑप्शन कौन सा जा रहा है, डी 37.2। ये इस तरीके से थोड़ा सा कंफ्यूजन करते हैं, बी जा रहा है इसका ऑप्शन, देख लो डी जा रहा है सर। बी और डी सेम तो है। 78, हाँ बी और डी देखो सेम है। कुछ। हाँ सर अरे नहीं था 78 का डी, सी और डी है। हाँ 78 का डी, ठीक है डी है ये जाएगा। अच्छा हाँ, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ क्रोमोसोमल थ्योरी, किसने एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन किया था, थॉमस एंड मॉर्गन ने किया था। अगला मॉर्गन एक्सपेरिमेंट ऑन लिंकेज परसेंटेज ऑफ वाइट आइड मिनिएचर, वाइट आइड 37.2 37.2 अभी अभी तो आपने पढ़ा है। ठीक है सर वाइट मिनिएचर क्या है? वाइट मिनिएचर, वाइट आइड Sir, 9:3 मिनिएचर, यहाँ आपको देखिए वाइट आइड मिनिएचर, ये वही है ये वाइट एंड मिनिएचर। वाइट आइड मिनिएचर 37.2। ठीक, द ऑफस्प्रिंग ऑफ कैपिटल ए इसके क्रॉस करा जाता है विद जीनोटाइपिक रेशियो। व्हाट इज द जीनोटाइपिक रेशियो, इसका जीनोटाइप रेशियो क्या आएगा, 9:3:3:1। ये क्रॉस कर दिया जाता है विद, किसके साथ में कर रहे हैं ये नहीं लिखा है इन्होंने, किसके साथ में। एक मिनट रुक जाइए, पहले क्वेश्चन देख लें क्या है। सी आप पहले ही लगा तो क्वेश्चन
यहाँ क्वेश्चन पूरा कर दिया है। ये कह रहे हैं, देख लीजिए जरा समझिए, मस्ती क्या? द ऑफ स्प्रिंग, इसके ऑफ स्प्रिंग का क्रॉस कर रहे हैं इसके साथ में, तब क्या आएगा रेशियो? इसका ऑफ स्प्रिंग क्या बनेगा? देखिए कैपिटल ए कैपिटल बी, कैपिटल ए स्मॉल बी आएगा, कैपिटल ए स्मॉल बी आएगा इसका, ठीक, और इसका क्या आ जाएगा? स्मॉल ए कैपिटल बी। ऑफ स्प्रिंग क्या हो जाएगा? कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, ठीक, ये ऑफ स्प्रिंग बन गया। और इसका क्रॉस किससे करा रहे हैं? इससे करा देते हैं। इसका क्या बनेगा? इसका स्मॉल ए स्मॉल बी होएगा गैमीट, यही होगा गैमीट। आप क्रॉस करा लो, देखो बहुत सिंपल है इसका क्रॉस। तो देखो इसके जो बनेंगे 4 बनेंगे गैमीट, कैपिटल ए कैपिटल बी, कैपिटल ए स्मॉल बी, स्मॉल ए कैपिटल बी, स्मॉल ए स्मॉल बी, और इसका क्या हो जाएगा? स्मॉल ए स्मॉल बी। अब सबको देख लो, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल ए स्मॉल बी, यहाँ कैपिटल स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, और यहाँ स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल बी। अब रेशियो पूछ रहा है, क्या होगा इसका रेशियो? सबका एक ही एक आएगा, ठीक है। 81 आंसर क्या आ रहा है? सी, 1:1:1:1। क्लियर है? ठीक क्या सी बताया था मैंने? अरे तुम तो तेज आदमी हो, लेकिन ये लगेगा कैसे समझ में आया बिना क्वेश्चन के तुमने आंसर अरे मैंने दिया। पढ़ा था, एक जगह कहीं पढ़ा था। एक जगह पढ़ा था कि कहीं कुछ ना देखे तो सी लगा दो, ठीक है। इन अ डाई हाइब्रिड क्रॉस मैक्सिमम नंबर ऑफ फिनोटाइप्स वुड बी, कितने हो सकते हैं? 16। 16 ही तो होंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस में, ठीक है। मेंडल डिड नॉट प्रोपोज, मेंडल क्या नहीं प्रपोज कर पाए थे? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कर दिया था, सेग्रीगेशन कर दिया था। Dominance। मेंडल ने इनकम्प्लीट डोमिनेंस नहीं करा था, कोरेंस नहीं करा था। यार एक्सेप्शन है, ठीक है। मेरे मुंह से निकल गई, जबान टूट गई, 84 क्वेश्चन आ गई। 84 क्वेश्चन देखिए। अब यहाँ आपको मैप बनाना है, और इसके ऊपर क्वेश्चन, यही क्वेश्चन इसी तरीके का नीट में आया था लास्ट ईयर। नीट में सेम क्वेश्चन इसी तरीके का आया था लास्ट ईयर। एक मैप बनाने को दिया गया था, कह रहे हैं डिस्टेंस बिटवीन ए बी सी एंड डी मैप यूनिट इज एडी। देख लो भैया क्वेश्चन कैसे करा जाता है, फिर उसके बाद ना कहना कि साहब आपने समझाया नहीं। एडी के बीच डिस्टेंस कितनी है? ए और डी के बीच डिस्टेंस है 3.5। बी और सी के बीच कितनी है? बी और सी के बीच में डिस्टेंस है वो कितनी है? 1। ए बी के बीच डिस्टेंस कितनी है? ए बी के बीच डिस्टेंस है 6, और सी डी के बीच डिस्टेंस कितनी है? ये है 1.5। आपको एक मैप तैयार करना है, और ए सी के बीच में डिस्टेंस दे रखी है, ए सी के बीच में डिस्टेंस दे रखी है 5। अब मैप तैयार करना है, कैसे करेंगे मैप तैयार? बताइए। देखिए सबसे पहले इसमें क्या करो, सबसे बड़ी डिस्टेंस लिख लो, सबसे बड़ी डिस्टेंस लिख लो। ये ए और बी हमने लिख लिया, ए लिख लिया और बी लिख लिया, ये 6 हो गई 6, ठीक। हम ए सी 5 को ऊपर कर देते हैं, ए सी 5 है हमारा, उसको हम ऊपर कर देते हैं। कैसे जेनेटिक मैप? तो ये हमारा हो गया 6 तो हमने कवर कर लिया। अब 5 हो गया एसी, एसी कितना है? 5। हमने यहां सी लिख लेंगे, तो ये 5 हो गया यहां तक, यस सर, ठीक। इसके बाद बीसी जो है 1 है, वो 1 है। देखो बीसी 1 हो गया, यहां से पता चल गया ये 1 हो गया, ये 5 हो गया, ठीक। अब कह रहे हैं सी डी जो है वो 1.5 है, और एडी जो है वो 3.5 है। 1.5 डाल देंगे, ए के साथ में डी यहां करोगे तो ये हो गया 3.5, ये डी आ गया। हाँ, और बचा कितना? देखो 5 में से 3.5 चला गया तो कितना बचा? 1.5। यस सर, बीसी के सी डी के बीच की दूरी कितनी आ गई? 1.5। आपका क्या बना जेनेटिक मैप? ADCB, ए डी सी बी, देखिए कहीं है ए डी सी बी, बन गया। इस तरह से हम जीन निकाल लेते हैं डिस्टेंस के साथ। आ गया। मैच द जेनेटिक फिनोमेना
with their respective ratios. Genetic phenomena और उनके ratios बताइए. तो डायहाइब्रिड टेस्ट Inhibitory gene, complementary gene, recessive epistasis, dihybrid test cross, dominant epistasis. देखिए ये सब सिलेबस में है नहीं. ये सब सिलेबस में है नहीं. नीट में भी नहीं है ना ये? ना 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 अब खत्म हो गया. हम इसका आंसर डायरेक्ट बता देते हैं. बी है. आप इसको याद करना चाहिए तो कर लीजिएगा. सिर्फ इसमें एक है डाईहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस, हमारा ये जाता है. ये याद कर लीजिए. यस सर. मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस 1:1 का रेशियो आता है. बस इसको दूसरी तरीके से फ्रेम कर सकते थे. वो कॉम्प्लीमेंट्री जीन का दे सकते थे और बाकी आपका मोनोहाइब्रिड क्रॉस बता सकते थे. डाईहाइब्रिड का फिनोटाइप रेशियो दे सकते थे. इस तरीके से वो पूछ सकते थे. ये क्वेश्चन यहाँ पे एक और लिखा हुआ है. Tall pea plant with round seed is crossed with a dwarf wrinkled seed. इसके साथ F1 plants were round seed. What is the proportion of dwarf plant with wrinkled seed? Dwarf plant with wrinkled seed के साथ में क्या proportion होगा? Dwarf plant with wrinkled seed ये वाला कितना होगा? ये हमेशा जो स्मॉल डबल रिसेसिव वाली बात आ रही है तो वो सिर्फ एक ही होगा. 16 में से एक ही जाएगा. अब आते हैं 87. डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस क्या रेशियो आएगा? अभी हमने आपको बताया डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस का रेशियो होता है ये 1:1:1:1. आइए अगला क्वेश्चन 88. जरा ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन को करना है आपको. मेंडल एक्सपेरिमेंट विद गार्डन पी राउंड सीड. गार्डन पी है, राउंड सीड शेप है विद डोमिनेंट was dominant over wrinkled seed and yellow cotyledon is dominant over white. और क्रॉस ये हो रहा है. यस सर. ठीक है. F2 जनरेशन एक्सपेक्टेड फिनोटाइप ऑफ F2 जनरेशन. ओनली wrinkled seed with gene सारे बनेंगे कि एक ही बनेगा F2 जनरेशन में? रिंकल ग्रीन तो एक बनता है. डी वाला होगा. ओनली wrinkled seed with green cotyledon, only wrinkled seed with yellow cotyledon, only round seed with green cotyledon या round seed with yellow cotyledon and wrinkled seed with green cotyledon F2 जनरेशन में. कैसे होगा? पूरा करा जाएगा क्या? अरे यार लगाओ कॉमन सेंस. क्या आंसर है? डी. डी है. हमने कहा इसका आंसर डी आएगा भाई. 4 के 4 बनते हैं अकॉर्डिंग टू ऑप्शन. यहाँ 2 दिखा रहा है तो 2 वाले पे लगा दो. ओनली तो नहीं बनेगा. 4 के 4 बनते हैं. 9:3:3 आइए. Which of the following is correct for dihybrid cross? Dihybrid cross के लिए क्या सही है? 121, 242, 121 याद करिए. ये वाले तो 4 होंगे ही होंगे. अब आपको इसमें देखना है. ये वाले 4 होंगे ही होंगे. 2 ऑप्शन तो आपने पकड़ लिए. देखिए कैपिटल आर कैपिटल वाई 2 होते हैं. कोई है ऐसा? सॉरी 1 होता है. 121 सर पहला है ए ही ऑप्शन. ये 1 होता है. ठीक. और इसके बाद हम जब इसको दूसरा लेंगे कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई तो वो 4 हो जाते हैं. इसको बताओ. 18 मार्क्स पासिंग मार्क्स. ठीक. फिजिक्स में क्वेश्चन पेपर. अब कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई, यहाँ कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई ये कितने होंगे? 2 होंगे. क्या हुआ क्या? कोचिंग पागल. अच्छा कोचिंग 18 मार्क्स. ठीक है. इस तरीके से आप यहाँ देखेंगे और देखिए पूरा 25 मार्क्स 18 मार्क्स पास होता है. वो जीनोटाइप रेशियो कहाँ आ गया? है लिखेगा यहाँ. देखो यहाँ लिखा हुआ है आपका 75%. ये रेशियो आपका दिया हुआ है. देख लीजिए. ठीक. हाँ, इसी के हिसाब से फर्स्ट वाला आपको ऑप्शन देखना है. इसी के हिसाब से आपको यहाँ ऑप्शन देखना है. निकल गया भाई. ठीक है. 89 का आंसर क्या जा रहा है? ए जा रहा है. ठीक. याद रखिए ए जाएगा इसका आंसर. ठीक है. आगे आते हैं. अगला क्वेश्चन यहाँ ए जाएगा. अगला क्वेश्चन देखते हैं. देखिए जेनेटिक्स में क्वेश्चन है. ध्यान से करिए क्योंकि इससे क्वेश्चन बड़े अच्छे बन जाते हैं. कल्चर मीडियम में क्या यूज करें? Which of the following most suitable medium for culture? काउड. अरे एक बनाना एक राइप बनाना के ऊपर जो है वो कई जनरेशन हो जाती है. एनसीईआरटी की लाइन. जेनेटिक मैप ऑफ क्रोमोसोम्स आर बेस्ड ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ. है उसमें है. किसके ऊपर है फ्रीक्वेंसी?
फ्रीक्वेंसी किसके ऊपर बेस करती है? जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के ऊपर करती है। एनसीईआरटी की लाइन रिकॉम्बिनेशन के ऊपर फ्रीक्वेंसी मैप। अरे जेनेटिक मैप में ये राइट बनाना का लिखा है। राइट बनाना इस साल की एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन पिछले साल की जो एनसीईआरटी थी उसमें उन्होंने बताया था कि एक बनाना के ऊपर ही कई जनरेशन हो सकती हैं। इस सर ये आपने बताया था पहले बताया। हाँ बनाना वाला, अरे यार इसके पूरे फुल लेक्चर आप देखिए, उसमें हम सब बता चुके हैं। ठीक है, 91 वाला क्वेश्चन, इसका आंसर क्या है बताइए? 91 का डी आपकी एनसीईआरटी की लाइन है, याद रखिए एनसीईआरटी की लाइन है। अभी हम लोगों ने रॉन्ग स्टेटमेंट की बात करी थी, उसमें लिंकेज लिख दिया था तो वो गलत था। यस सर। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन। क्या है? फॉर द फाइंडिंग द डिफरेंट टाइप ऑफ गैमीट्स प्रोड्यूस्ड बाय जीनोटाइप, ये शुड बी क्रॉस द जीनोटाइप। बी कितने डिफरेंट टाइप के होंगे? इसका क्रॉस किससे करेंगे? टेस्ट क्रॉस करेंगे, और टेस्ट क्रॉस हमेशा F1 हाइब्रिड का डबल रिसेसिव से क्रॉस कराया जाता है। तो 92 का क्या आ जाएगा? बी। नेक्स्ट, मेंडल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज एप्लीकेबल टू। मेंडल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहां एप्लीकेबल होता है? डायहाइब्रिड में। मोनो हाइब्रिड। नहीं, मेंडल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन मोनो हाइब्रिड क्रॉस से करते हैं। मोनो हाइब्रिड में। ठीक है, और डाई हाइब्रिड क्रॉस में भी एप्लीकेबल होता है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का कोई एक्सेप्शन नहीं है। ठीक है, 93 एप्लीकेशन पूछ रहा है वो, तो दोनों में होगा, मोनो हाइब्रिड में भी और डाई हाइब्रिड में। बेटा थोड़े से क्वेश्चन बचे हैं, ज्यादा नहीं बचे हैं, इसलिए परेशान ना होइए। नेक्स्ट, ऊपर कर दीजिए थोड़ा। ऊपर कर चलिए। टाइप ऑफ द नंबर ऑफ phenotypes जीनोटाइप प्रोड्यूस्ड व्हेन इंडिविजुअल ऑफ जीनोटाइप दिस। याद रखिए, इसमें जो जीनोटाइप है वो जब हम ट्राई हाइब्रिड क्रॉस करते हैं तो आपको बताया था 64 होते हैं। कितने बनते हैं? 2n into 10 और 64 बनते हैं उसमें। रुको तो यार, 1 2 3 जीनोटाइप कितने होंगे 16 उसमें? बनेंगे 16। जीनोटाइप कितने होंगे? n का स्क्वायर होता है। n का स्क्वायर नहीं होता है, 2 का n होता है। 2n का स्क्वायर। अरे इंडिविजुअल्स तो जीनोटाइप दिस आर पावर का स्क्वायर पावर ही तो है। हां 27 आएगा इसका आंसर। ठीक है, इसका आंसर कितना आ जाएगा? 27 आएगा। ये ट्राई हाइब्रिड क्रॉस है, 27 आएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए और नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कैन बी डिड्यूस्ड फ्रॉम। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट किससे कहा जाता है? डाई हाइब्रिड क्रॉस में ही हम इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को बता पाए। लैक ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बिटवीन टू जीन ए और बी वुड बी ड्यू टू रिकॉम्बिनेशन। लिंकेज। 94 वाला बता दीजिए होगा कैसे? 94 ट्राई हाइब्रिड क्रॉस है, और ट्राई हाइब्रिड क्रॉस में 64 बनते हैं। फिर उसके जीनोटाइप की बात कर रहा है कि जीनोटाइप ये वाला कितना होगा उन 64 में, तो 27 आएगा। अच्छा, रेशियो है। रेशियो है। ठीक है, ऐसे नहीं होगा। रिकॉग्नाइज द फिगर एंड फाइंड करेक्ट मैच। ये फिगर आपको लिखी है। ए मेल है, B वाली female B है। वाली फीमेल है। ए तो तुम्हारा हो गया मेल, छोटा होता है मेल और फीमेल होती है बड़ी। Male ठीक है, वो कह रहा बटरफ्लाई के ड्रोसोफिला। ड्रोसोफिला, तो ए हो गया मेल ड्रोसोफिला और फीमेल ड्रोसोफिला बी। ठीक, तुम क्या देख रहे हो भाई? कौन सा मेल देगा? परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेंट देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन आ गया परसेंटेज के ऊपर। सर ए और बी के बीच रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है? ए और बी के बीच की दूरी है ये 9। ए और सी के बीच दूरी कितनी हो गई? 17। और बी और सी के बीच दूरी कितनी हो गई? 26। बताइए सीक्वेंस क्या होगा? अपने आप करें। अपने आप करिए, और क्या, हमको ये थोड़ी करे, हमारे साथ साथ करिए। हम तो बस ये बता रहे हैं, पहले सबसे बड़ी दूरी लिख लो, BC लिख लो, तो तुम लोग कर रहे BC। ठीक, उसके बाद क्या करना है आपको? अब AB लिखना है। अब B A कहाँ लगा दो? बीच में कहीं लगा दो, ऐसे लगा दो कि इधर 17 हो जाए, इधर 9, 17 और 9 हो जाता है कितना? तो देखिए 17 किधर से होगा? AC के बीच में 17 है, तो यहाँ से यहाँ 17 होगा, तो ये हो गया C। और AB कितना है? 9 है, खत्म हो जाएगा। 17 9 26 हो गया। ठीक, सर इसे ए मार्क करिए। हाँ ये A मार्क करना पड़ेगा ये। तो CAB या ABC, BAC बैक। तो BAC या CAB कहीं है? कहाँ यूज हुआ है सीआरटी में? उसमें यूज होता है। नहीं, बस यही है। अरे वो 98 दो नाम चैप्टर दोनों जाते हैं 98।
नाम बताओ ना। डी। क्या अगला। प्रोजेक्ट अच्छा आओ देखो, सेल्फ फर्टिलाइजेशन अगर करेंगे ट्राई हाइब्रिड प्लांट का, चैप्टर 9 और 10 का उसमें कितने बनेंगे? 8 डिफरेंट गैमीट्स होंगे एंड 64 जाइगोट बनेंगे। देखिए याद रखिए गैमीट्स कैसे बनाते हैं, जैसे ट्राई हाइब्रिड प्रोसेस, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी डी। अब इसके गैमीट कितने बनेंगे? 2 टू द पावर n कर दो। n क्या है? नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस, 1 2 3, 3 हेटेरोजाइगस, 2 टू द पावर 3 कितना हो गया? 8। ये समझ लीजिएगा। और 8 into 8 is the 64। 8 का अगर स्क्वायर कर देंगे तो आपके जाइगोट बन जाएंगे, यानी कि इसका अगर तुम स्क्वायर कर दोगे तो जाइगोट बन जाएंगे 64 आ जाएगा। पहला ऑप्शन सही हो जाता है ट्राई हाइब्रिड क्रॉस में। अरे यार जेनेटिक सरल सरल क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी निपटा दो। जेनेटिक मैप इज वन दैट, जेनेटिक मैप वन क्या होता है, क्या बताता है जेनेटिक मैप? अच्छा जेनेटिक में, अच्छा सॉरी वो बताता है जेनेटिक क्या है, इसमें क्या लिखा है? इसमें इसके हिसाब से बताइए। स्टेबलिश साइट ऑफ जीन ऑन द क्रोमोसोम, ये बताता है क्रोमोसोम के ऊपर जीन कहाँ है, ये तो बताता है एज आएगा इसका। फिनोटिपिक डाइहाइब्रिड रेशियो, फिनोटिपिक डाइहाइब्रिड रेशियो कितना होता है? 9 ये होता है 3:1. 9:3:3:1। क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस, in quantitative inheritance F2 ratio obtained in a dihybrid cross कितना होगा? ये हम लोगों के सिलेबस में नहीं है, आंसर आप इसका याद कर लीजिए। 102 का एज आएगा 1464, वही वाला है जैसे आप लोग को वाला बताया था हमने कल। क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस जो होता है बेसिकली आपका ये क्वांटिटी के ऊपर बेस करता है, यानी कि जब ट्राई हाइब्रिड क्रॉस हमने करा था और वहां मल्टीपल एलील्स की बात करी थी, क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस में ही आएगा। और हमने वहां रेशियो बताया था 1:6:15:20:20:15:6:6:1 ये बताया था। वैसे ही इन्होंने कुछ ये दिया हुआ है, तो ये वैसा ही है। ठीक, अगला 800 इंडिविजुअल बन रहे हैं, उसमें F2 जनरेशन है और क्रॉस बिटवीन येलो राउंड और ग्रीन रिंकल्ड के बीच में हो रहा है। व्हाट वुड बी द नंबर ऑफ येलो एंड रिंकल्ड सीड, बता सकते हैं? अभी बता रहे थे येलो रिंकल्ड सीड, येलो और रिंकल्ड येलो का रेशियो कितना था? येलो और रिंकल्ड का रेशियो कितना कितना था? 3:1 था। हां 3:1 था ना, डिवाइड बाय 3:1 कितने में आए थे? 3 टोटल 16 था ना, 16 में 3 ये थे और 1 ये था, इसी टाइप का तो था रेशियो। यस सर। नहीं 12:4 था, 12:4 आ रहा था, वो 3:1 आ गया। हाँ 3:1 ही था, लेकिन 12 कितने थे? 12 आउट ऑफ 16 थे और 4 आउट ऑफ 16 थे। ठीक, तो अब 750 आएगा आंसर। कितना आएगा? 150। जो कम वाला है वही आएगा आंसर, वैसे तो यही है, लेकिन कितना होगा? क्या जाएगा आपका? 150 आ जाएगा। मैं पूरा सॉल्व करा है सर, डायरेक्ट देख लीजिए रेशियो में आता तो है 9:3:3:1 के रेशियो में रिंकल येलो आता है 3 हाँ। डिवाइड बाय 16 into 800 कर दें, आ जाएगा। येलो एंड रिंकल्ड तुम्हारे आ जाएगा। ठीक है, आंसर चेक करिए। आंसर चेक करते हैं तुम्हारा, और आंसर सही है 150, बिल्कुल सही। रेशियो रट लो, हो जाएगा काम जल्दी। अरे अगला बताइए, व्हाट इज ट्रू फॉर लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के लिए क्या सही बात लिखी हुई है? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट भाई साहब हर जगह लिख जाता है, एप्लीकेबल टू ऑल डोमिनेंट एलील्स, एप्लीकेबल टू ऑल जीन्स ऑन द सेम क्रोमोसोम। सी गलत होगा सर। अच्छा नहीं, सही वाला बताना है। हाँ, नॉट एप्लीकेबल टू जीन्स प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम, एप्लीकेबल टू ऑल कहीं और है यार, रिसेसिव। सारे संसार में दिमाग हटा के यहाँ लगाइए। सी ही जाएगा भाई, जब एक ही क्रोमोसोम के ऊपर जीन होंगे तो उसमें तो लिंकेज भी हो सकता है क्या? सारे के सारे उस पे होगा क्या? नहीं होगा, लिंकेज भी तो हो सकता है। यस सर। अगला, लिंकेज किसने डिस्कवर किया था? सर उनके शिष्य ने। Certainly. नहीं अरे सॉरी सर, क्या बोल रहे हैं? लिंकेज की डिस्कवरी किसने की है भाई क्या है अगर टाइम हो गया। सटन ने, बेटसन एंड पुनेट ने करी है भाई साहब, ये याद रखिएगा। बेटसन ने तो कुछ और करा। बेटसन और पुनेट ने लिंकेज की डिस्कवरी करी। उन्होंने टर्म लिंकेज किसने दिया था? मॉर्गन ने दिया था। टर्म दिया था
लेकिन डिस्कवरी नहीं करी थी। टर्म जेनेटिक्स भी तो बैट्समैन ने दिया था। हाँ, वो जेनेटिक्स का टर्म भी दिया था। इन्हें क्या हो गया? तो मॉर्गन सेक्स लिंक्ड जीन वाज डिस्कवर्ड बाय, हाँ, मॉर्गन। मॉर्गन ने ही बात करी थी सेक्स लिंक्ड जीन की। ठीक है, 106 चेक कर लिया का सी लिखा था। मॉर्गन। ठीक, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इज एब्सेंट इन केस ऑफ लिंकेज। जब क्लोज होंगे जीन एक दूसरे से तब इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं मिलेगा, और एक ही क्रोमोसोम के ऊपर होंगे। जब 107 का 107 का कितना जाएगा? ए जाएगा, बिल्कुल सही। अगला, सोर्स ऑफ मेंडेलियन रिकॉम्बिनेशन इज, मेंडेलियन रिकॉम्बिनेशन का सोर्स क्या जाएगा? लिंकेज नहीं, रिकॉम्बिनेशन इंडिपेंडेंट डोमिनेंट असॉर्टमेंट। रेट। अगर रिकॉम्बिनेशन होएगा तो सोर्स ऑफ मेंडेलियन रिकॉम्बिनेशन इज, तो डोमिनेंट रेट होगा। नहीं, रिकॉम्बिनेशन का सोर्स जो है 108 का इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अगला तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बी जाएगा। नंबर ऑफ जीनोटाइप फाउंड इन F2 प्रोजेनी डायहाइब्रिड तो क्या है इसका आंसर क्या है? उसका बी क्या है? बी इंडिपेंडेंट इसका इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जाएगा। और F2 प्रोजेनी डायहाइब्रिड क्रॉस में कितने होंगे? F2 प्रोजेनी ऑफ डायहाइब्रिड क्रॉस, नंबर ऑफ जीनोटाइप, कितने टाइप के जीनोटाइप होते हैं? 9 होते हैं। हाँ 9 रेट में। अरे नहीं, जीनोटाइप क्या क्या है? है? सारे वही लगा लो। यहाँ देखिए, नहीं, 9 नहीं, 1 2 पहले 3 अब 4 9 5 6 7 8 9 सही टोटल है। जीनोटाइप कितने टाइप के हैं? 9 टाइप के होते हैं। बढ़िया है, ठीक है, फूल बढ़िया है। अगला, लिंकेज इन प्लांट वाज फर्स्ट शोन इन, किसमें हुआ था? तुमने पॉइजन देखा है? बताइए जरा भाई साहब। लिंकेज स्वीट पी में देखा गया था सबसे पहले, और स्वीट पी का नाम क्या था? अरे नहीं, वो गार्डन पी था स्वीट पी, ये याद रखिए। वो गार्डन पी था, ये स्वीट पी है। 110 लेथाइरस ओडोरेटस, ये कौन सा है? लेथाइरस ओडोरेटस, ये स्वीट पी है, याद रखिएगा। और बेटसन और पुनेट ने इसी के ऊपर अपनी डिस्कवरी करी है। इफ देयर इज कंप्लीट लिंकेज इन F2 जनरेशन, अगर यहाँ कंप्लीट लिंकेज है F2 जनरेशन में, पैरेंटल टाइप एंड रिकॉम्बिनेशन टाइप अपीयर इन इक्वल रेशियो, अगर कंप्लीट लिंकेज हो रहा है ना, तो क्या होगा बताइए जरा। देयर विल बी ओनली पैरेंटल टाइप, सिर्फ और सिर्फ पैरेंटल टाइप ही तो मिलेंगे। 97.1% के करीब होते हैं। भाई थोड़ा सा रुक जाइए, खत्म होने वाले हैं, और अच्छे क्वेश्चन है, कर लीजिए, फिर अगली वीडियो इसके लिए हम अलग से बनाएं। मेंडल डिड नॉट ऑब्जर्व लिंकेज ड्यू टू, मेंडल ने लिंकेज को नहीं ऑब्जर्व किया था, क्यों नहीं कर पाए थे? क्योंकि क्रोमोसोम पे जो जीन थे वो अलग अलग थे, ये तो बात है। म्यूटेशन हो गया था, सिनेप्सिस हो गई थी, या सेग्रीगेशन हो गया था, या इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हो गया था। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट तो उसका सोर्स ही होगा ना। हाँ वही तो सोर्स है। तो 112 का क्या जाएगा? सी। अरे मेंडल ने इंडिपेंडेंट, जब इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट मिल रहा है तो उन्हें लिंकेज काहे नहीं दिखे, काहे दिखेगा? जब इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट दिख ही रहा है तो लिंकेज थोड़ी दिख पाएगा, वो ऑब्जर्व ही नहीं कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन करिए जल्दी से। बी बी ये क्रॉस कर रहे हैं इसके बीच में, और प्रोजेनी ये कितना होगा रेशियो? बी बी अरे पागल आ गया नहीं क्या? इसने रट लिया है, वही कर रहा है। अरे सर वही होगा, क्वेश्चन वही बोलता है। अरे क्या तुम पागल हो गए हो? 9:3:3:1 का रेशियो फिनोटाइप है। अच्छा जीनोटाइप पूछ रहा है। जीनोटाइप पूछ रहे हैं। अब तुम बगला कर, यहाँ ये जीनोटाइप लिख रहा हुआ है, कैपिटल A कैपिटल A कैपिटल B कैपिटल B, कितना होएगा? 8। ये कितना हो जाएगा? 1 2, फिर यहाँ कितना हो जाएगा? 2 4, ये होएगा 1 2 2 4, कहीं है ये 1 2 1 2 4। अरे यार ये इस वाले को देखो, इस वाले को देखो, सर एक मिनट, ठीक है सर ये मुझे भी भेज दो। ये देख लो, इससे ही सारे क्वेश्चन निकल रहे हैं। भेज दो मुझे। और क्या, इसी से सारे क्वेश्चन निकल रहे हैं। अब भूल जाऊंगा। क्वेश्चन अरे नहीं मुझे, मैं सच बता, मुझे वो लगा। हटा दे इसको, फोटो खींच लिया आपने? हो एकदम हो गई। ठीक। यार वीडियो 2 घंटे की हो गई। अरे तो क्या होगा, 2 घंटे को 4 घंटे तुम्हें उसका क्या लेना देना है? अपलोड हमें करना है, तुम्हें। टाइम दे दिया। हाँ बस, अरे ये बस क्वेश्चन भी खत्म होने वाले हैं थोड़ी देर में। ये आप पहले करिए,
क्रॉसिंग ओवर इन डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म इज रिस्पांसिबल फॉर, क्रॉसिंग ओवर किसके लिए रिस्पांसिबल होती है? लिंकेज। रिकॉम्बिनेशन होएगा तभी तो होएगा। हो गया बस। दिमाग पहुंच गया सराय का ही है, तुम यही रह गए। रास्ते में क्रॉसिंग अगर ओवर होगी तो क्या हो जाएगा? 114 का आंसर कितना जाएगा? सी, रिकॉम्बिनेशन होएगा भाई। क्रॉसिंग ओवर से ही तो नया रिकॉम्बिनेशन मिलेगा। मेंडल लॉ ऑफ हेरिडिटी कैन बी एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ बोथ एंड भी। माइटोसिस और मियोसिस, दोनों से ही हम कर सकते हैं। यस सर। ठीक है, देख लें इसका आंसर कितना है। 115। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, 115 पता चला कमेंट में कहे कि साहब ये नहीं है। तो अभी हम लोगों ने सिर्फ मियोसिस की ही तो बात करी थी। 115 क्या मियोसिस से ही तो होगा? आपने देखा वहां से मियोसिस ही तो कर करके देख रहे थे, गैमेट बन रहे थे, तो मियोसिस ही तो होगी सिर्फ, ओनली मियोसिस। नंबर ऑफ फिनोटाइप पॉसिबल, कितने फिनोटाइप बन सकते हैं इसमें? 27। 8 बहुत सारे फिनोटाइप कितने बनेंगे? बटा ऐसे 2 मिनट की। पहले तो नाइट की पागल चुप बैठो। ये बताया आपको पहले, तो हमने आपको ये बता दिया 9। कि इससे कितने गैमेट बनेंगे। इससे गैमेट बन जाएंगे 8। इससे गैमेट कितने बनेंगे? 8 बनेंगे। जो नया आएगा वो कितना होगा? 64 होगा। और वो किस रेशियो में चलेगा? 1 रेशियो 1 1 6 15 26 और 1, इतने टाइप के बने। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। तो 6 है भी नहीं। वही तो कैसे ही तो सोच लिया था ही नहीं था। तुमने तो 9 सोचा था। 20 ये वाले बनेंगे, ये वाले बनेंगे, ये वाले बनेंगे, ये वाले बनेंगे। 116 का कितना आंसर जा रहा है? 27 है इसका। तो देखिए 6 के करीब जितना होगा। अब देखिए अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता तो 6 के जितना करीब होंगे तो जाएगा 8। इस तरीके का क्वेश्चन अगर आएगा तो हमें अपना दिमाग भी लगाना है, इसलिए थोड़ा सा अपना दिमाग भी लगा लीजिएगा वहां। फॉलोइंग फिगर, ये फिगर आपको दी हुई है, ये बताइए किसको बताती है? इस फिगर से हम लोगों ने क्या बताया था? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को हम लोगों ने एक्सप्लेन किया था इस फिगर के थ्रू। ठीक है, आगे देखिए। बहुत सिंपल है, जल्दी जल्दी हो जाएंगे अगर आप बातें ना करें तो। फटाफट। जीनोटिपिक रेशियो डायहेड्रल क्रॉस का कितना होता है? जीनोटिपिक रेशियो यही हो जाएगा, यानी डी जाएगा इसका ऑप्शन। अगला देखिए फटाफट जाएंगे क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखें। मेंडल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इज बेस्ड ऑन F2 रेशियो ऑफ, ये होएगा। ठीक है, मेंडल्स वर्क वाज रीडिस्कवर, जब रीडिस्कवर हुआ तब कौन सा 1900 में। मेंडल इन इल्यूसिडेट प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, 2 दिए थे। मेंडल ने 3 दिए थे। 3 थे ना, मेंडल के 3 प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस थे। कहाँ जा रहा है? हो गया एक आदमी है। आखिरी नहीं है बेटा, बैठिए बैठिए। बैठे बैठे अभी आप खाना आप खा के आइएगा। सी ये किसका क्या होएगा रेशियो? सर सी होगा, नहीं कह रहा। अरे ऐसा यार अलग अलग ना। छोटे सिक्के में मत जरा देखिए, कैपिटल ए और कैपिटल बी, कैपिटल ए और स्मॉल बी, इधर क्या होगा? स्मॉल ए कैपिटल बी और स्मॉल ए और स्मॉल बी, इनके बीच क्रॉस कराना है। कैसे तुम सी सी चिल्ला रहे हो? देखो A A B B ये वाले का यहाँ आ जाएगा, करिए सर। तो ए ए बी बी ए ए बी बी ए ए बी बी ए ए बी बी। अब बताइए कितना कितना मिल रहा है? एक ये मिल रहा है, एक ये मिल रहा है, एक ये मिल रहा है और एक ये मिल रहा है, सी। ठीक है, करके देखना पड़ेगा ना, अंदाजा ना लगाइए। नहीं सही, ये क्वेश्चन आपने भी ऊपर करा था ना। अब सेक्स डिटर्मिनेशन के ऊपर आ गया, हमारे सारे टॉपिक यहाँ खत्म हो गया है। अब सेक्स डिटर्मिनेशन के ऊपर और इसके आगे का पूरा टॉपिक हम एक साथ कवर करेंगे। कल लगभग 100 क्वेश्चन और कराएंगे। आज के लिए बस इतना ही। हैव अ नाइस डे। दुबई वाले कर रहा बोला